So a lot of comics from across the country, they travel to Mumbai so that they can get to record in Habitat. In a way, it's also symbolic what they're doing. How dare you even think of joking about anything that concerns us. कल जब आए वो लोग अंदर तो ऑडियंस बैठी थी वहाँ पे एंड अपैरेंटली टू ऑफ देम गॉट अ बिट हर्ट आल्सो. तो पहले उन्होंने खाली करवाया फिर तोड़ फोड़ करी. कामरा ने तो अपना वीडियो एंड भी उसी से किया, कोट ओशो का, लाइफ बिगिंस वेयर फियर एंड्स. तो पता तो होगा कुछ ना कुछ तो आएगा रेपरकशन इसका. एंड कामरा इज लॉस्ट अ लॉट ऑलरेडी फाइनेंशियली. तो ऑल ऑफ अस टेकन हिट्स ओवर द इयर्स. फिर कामरा को तो शो भी नहीं करने मिलते काफी स्टेट्स में जहाँ भी बीजेपी रूल है वहाँ पे मोस्टली ही कांट परफॉर्म. मुंबई में फिर भी ही वुड डू अ फ्यू स्मॉल शोज. अब लग रहा है नहीं कर पाएगा एंड दैट्स अ बिग मार्केट. मंच तोड़ देंगे लेकिन माध्यम और पैदा हो जाएंगे बात करने के. इनको लगता है कि एक स्टेज तोड़ दिया तो कॉमेडी बंद हो जाएगी. कॉमेडी और तरीकों से निकलेगी बाहर. ट्राई टू सप्रेस समथिंग इट गोज इवन मोर वायरल. तो ऊपर तानाशाह का ऐसा है कि जब तक एक भी आवाज उसके खिलाफ उठती है तानाशाह चैन से सो नहीं सकता. सब सुख समृद्धि पावर इकट्ठा करने के बाद भी आपको चैन नहीं है. मोदी जी को हटा के हमें तो प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना है. मोदी जी बने रहे, कोई दिक्कत नहीं है. मोदी जी जनता के लिए काम करें, जनता उनको बार बार चुन के लाए, ये भी तो एक तरीका हो सकता है. आप जनता के लिए अच्छा काम करो, सामने वाला बंदा हेरा फेरी करके आपको हटा ही देगा कुछ ना कुछ करके. तो देखा है जो लोग थोड़े बहुत ही सीधे हैं उनकी पार्टियां खत्म हो गई हैं, करवा दी गई हैं, उनकी पार्टियां चुरा ली गई हैं एक तरीके से डाका डाल के. हाँ, तो आपको उतना हरामखोर बनना ही पड़ेगा. टोल टैक्स का हाल क्या हुआ है? पेट्रोल से ज्यादा टोल टैक्स लगता. जीएसटी भर भर के जा रहा है तो ये कहाँ जा रहा है? अगर सड़क नहीं बनाएगी सरकार अपने पैसे हमारे जीएसटी से तो बनाएगी क्या? होर्डिंग्स. जैसे कि किसी ने आरटीए डाला था कि ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के पैसे कहाँ जा रहे हैं. 80% जा रहे हैं एड में. और दे माइट आर्ग्यू कि द एड इटसेल्फ इज अबाउट अवेयरनेस. तो फोटो तो बेटी का है नहीं, बेटे का है किसी के. तो सबसे फेमस बेटा है देश का. एटलीस्ट बेटे के काले बाल भी हो तो मान ले तो कोई. जैसे एम्बुलेंस भी प्राइवेट आ रही है अभी, ब्लिंकिट का एम्बुलेंस. ब्लिंकिट के कूपन आएंगे अभी, डाई अनदर डे. अपनी 4 बुआओं के साथ शेयर कीजिए. जितना टाइम प्राइम टाइम का मॉब ले लेता है उतना टाइम पूंजीपति और चोरी करते जा रहे हैं और जो आपके मुद्दे हैं वो आ नहीं रहे आगे. तो कितना प्रॉफिटेबल है ये बिजनेस आप सोचिए. आप कहीं नागपुर में छोटा मोटा कुछ करवा दीजिए और 2 दिन तक न्यूज नहीं आएगी ना अंबानी पे ना अदानी पे. कि ये चैनल्स के ही लिए इवेंट्स किए जा रहे हैं जिससे कि उनके ऊपर किसी भी तरह का सच्ची खबर दिखाने का, असली खबर दिखाने का प्रेशर ना रहे. तो आप देखिए जिस दिन ये न्यूज नहीं भी होते हैं तो वो लोग चुड़ैल वाला न्यूज दिखा देते हैं. तो दबाव तो है नहीं इन पे कुछ अच्छा दिखाने का. और अभी सोशल मीडिया के द्वारा क्या एम्पलीफाई बहुत कर सकते हैं. अभी औरंगजेब सबसे बड़ा न्यूज है और मुझे लगता है कि मेजॉरिटी जो जनता है देश की उनके पास समय नहीं है ये सब करने के लिए. जो लोग देख भी रहे हैं टीवी पे जो भी तमाशा चल रहा है उनको शायद थोड़े मजे भी आ रहे हैं. बिकॉज यू कांट लुक अवे. नो, इट इज डिजाइन दैट it is porn in a way. No, it is a different kind of porn because porn is not just nudity. No, it's vulgarity of different types. No, और porn को छुप के देखना पड़ता है, इसको तो आप खुलेआम देख सकते हैं. इनफैक्ट आप देखते खुद को भक्त और देशभक्त भी कह सकते हो. इससे अच्छा porn कहाँ मिलेगा आपको. हमारे नजदीक का मामला है तो हमको लग रहा है जिनके घर ही तबाह हो गए उनका तो कोई बोलने वाला भी नहीं. उनके लिए कुछ भी हो जाए, पूरी बिल्डिंग भी टूट जाए, Ballars will never be strapped for cash. If Kamra doesn't get to perform in Mumbai ever again, he won't be on the streets. That way we are so much more privileged. क्योंकि गरीब आदमी तो रिवोल्ट कर नहीं सकता है. उसको सिर्फ खाना दे दो उसी पे जिंदा रह लेगा. बड़े साइज का मिडिल क्लास ही जो बिलियनियर है उसको दुख देगा. क्योंकि उसका खत्म होना जरूरी है. मिडिल क्लास को खत्म किया जाना जरूरी है, तभी बिलियनियर भी बढ़ेंगे और गरीब तो बढ़ेंगे. जो राइट लीनिंग लोग हैं उन्होंने ऑलरेडी ये बोलना शुरू कर दिया. उनको व्हाट्सएप आया होगा उनको कि देखिए कैसा है कि डेवलपमेंट के लिए आपको त्याग देना पड़ेगा. क्या त्याग बोलता अपना लाइफ ही, क्योंकि अभी बची ही सिर्फ जान है आपकी देने के लिए, वो भी दे ही दीजिए. वेरी डिस्टर्बिंग. आपने भी वहाँ शोज किए हैं? हाँ, वो तो मैंने गढ़ है कॉमेडी का, तो हम हर हफ्ते ही जाते हैं. एंड इट्स बीन अराउंड फॉर इयर्स एंड इट हैज रैम्प्ड अप. he has 3 rooms now, 3 different rooms where he does shows. तो एक बिलो द हैबिटेट है जिन्होंने तोड़ा कल. और एक हैबिटेट है ओरिजिनल जहाँ पे पहले से शो होता है, और एक अबाव हैबिटेट भी है जो और बड़ा रूम है. तो he's been doing very well for himself, स्पेशली आफ्टर लेटेंट जो हुआ वो चल गया इतना. तो
इट हैज़ बिकम अ लैंडमार्क बाय इटसेल्फ। जो हम्म, लोग बाहर से आते हैं वो बम्बई उनके लिए एक वो हो गया ना, ट्रिप एडवाइजर, 5 थिंग्स टू डू। हम्म, बहुत लोग सूटकेस लेके आते हैं, मैं रात की फ्लाइट है पर मुझे शो देख के जाना है। तो इट्स फुल एवरी डे ऑलमोस्ट, एंड ऑल्सो रिकॉर्डिंग होती है वहाँ पे, तो जो पहले से होती आई है। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस फॉर अस, नॉट जस्ट फॉर डूइंग shows but no also recording. And so a lot of comics from across the country, they travel to Mumbai so that they can get to record in Habitat. तो लोग बहुत प्लानिंग से खर्चा करके आते हैं, एक पिलग्रिमेज जैसा हो चुका था ऑलमोस्ट। सो इट्स बीन अराउंड फॉर आई थिंक 7 years, if I'm not mistaken, 7 8 years, little after I started. हम्म। So in a way it's also symbolic what they're doing, कि how dare you even think of joking about anything that concerns us. और शायद ये भी है कि ऑडियंस के भी मन में आपको खौफ पैदा करना है कि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। ये भी तो हम्म। ना, कल जब आए वो लोग अंदर तो ऑडियंस बैठी थी वहाँ पे, एंड apparently 2 of them got a bit hurt also, ऑडियंस मेंबर्स। तो पहले उन्होंने खाली करवाया फिर तोड़-फोड़ करी। और ये भी पहली बार नहीं, पहले भी 1 2 3 बार हो चुका है हैबिटेट पे, अलग-अलग किस्सों में, अलग-अलग समय पे। और सबसे खास बात ये है कि पुलिस कभी रोकती नहीं है। जब नहीं, एबीवीपी वाले करते थे तब भी नहीं कोई रोकता था, और कभी कोई नहीं रोकता इन लोगों को। जैसे फ़िल्मों में दिखाते हैं वैसे पुलिस बाद में ही आती है। नहीं, उस पुलिस तो जो विक्टिम है उसी के खिलाफ एफआईआर एफआईआर, करने आती है। बिल्कुल। और ये हमने देखा है मॉब लिंचिंग के केस में भी, रेप केसेस में भी। और ट्रायम्फेंटली ना, द मॉब दैट केम आउट, वही लोग फिर जाके थाने में जाके एफआईआर लिखवा के गए। और वो खुद जा रहा है आराम से घर में गाड़ी में बैठ के, इंटरव्यू देते हुए जा रहा है आदमी, बम्बई में। इससे ज़्यादा लॉलेसनेस का क्या होगा उदाहरण। और खैर ये भी नई बात नहीं है, कुछ समय से थोड़ा कम देखने को मिल रहा है बम्बई में, वैसे पहले हो चुका है। पीवीआर तोड़ा इन्होंने, पॉपकॉर्न महंगा है इसलिए, तो फिर तो जो जगह आज तोड़ी जा रही है, वहाँ आपने भी कभी शो किया है? कुछ दिन पहले। अभी? क्योंकि वहाँ पे हर रोज़ 4 शो होते हैं कम से कम, उससे ज़्यादा भी होते हैं कभी, 6 बजे, 8 बजे, 10 बजे, 12 बजे। छोटे शो, बड़े शो होते ही रहते हैं वहाँ पे। क्लब इज़ अ प्रॉपर क्लब, यानी फुल टाइम स्टैंड अप क्लब है वो। तो हर एक जो भी सेमी प्रोफेशनल लेवल पे भी है, उन्होंने परफॉर्म तो वहाँ पे करा ही है इन सम कैपेसिटी। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वेन्यू, हाँ। हाँ, परहैप्स इन द कंट्री द मोस्ट इम्पोर्टेंट वेन्यू। देयर आर मेनी गुड क्लब्स ऑफ कोर्स इन दिल्ली, इन बैंगलोर, बट दिस वन बीन अराउंड द लॉन्गेस्ट। और यहाँ पे रिकॉर्डिंग होता है, तो एंड ही हैज मल्टीपल रूम्स, ही हैज 3 डिफरेंट परफॉर्मेंस वेन्यूज इन द सेम बिल्डिंग। So all of that matters. So it's also symbolic in a way. Also more than anything, जो लेटेंट था सीरीज वो यहीं पे शूट हुआ था, तो उसके थ्रू इट बिकेम इवन मोर प्रोमिनेंट। हम्म। यानी कुछ टाइम तक तो आप समझ लो सैकड़ों लोग इसी इसलिए आ रहे थे कि शायद समय देखने मिल जाएगा यहाँ पे हैबिटेट में। पर लेटेंट वाज दैट बिग, नो, इट वाज द बिगेस्ट शो इन इंडिया। या The way to calculate was that when he goes live with a new episode, you can see concurrent viewers. That number was higher than most TV shows. So in a way, it is the highest TRP in the country. और उसमें बलराज खुद भी जज था पैनल पे, और पीछे हैबिटेट का लोगो था ऑब्वियसली, तो इट बिकेम इवन मोर पावरफुल ऑफ अ प्रेजेंस इन द कॉमेडी सीन सिंस देन. So in a way, this act is also symbolic, against all of comedy and all of free speech. Not only will we censor you, we'll come to the place where you perform and we'll demolish it. एज वी स्पीक उनका पेट भरा नहीं, अभी तक बीएमसी को भेजा है अभी डिमोलिश करने के लिए। दर्शकों को बता दें, आज हम लोग जब बात करने बैठे हैं तो अभी टेलीविज़न पर खबरें चल रही हैं कि बॉम्बे में जो वेन्यू है जहाँ पर कुणाल कामरा साहब ने अपना शो किया था, रिकॉर्ड हुआ था, जो कल रात उन्होंने पोस्ट किया है यूट्यूब पर अपने, उसको तोड़ने के लिए बीएमसी के लोग हथौड़े लेकर के आ गए हैं। और कल रात भी तोड़फोड़ हुई थी वहाँ पर, शिंदे गुट के शिव सैनिकों ने वहाँ पर तोड़फोड़ की थी। और जो भी ये गुंडागर्दी हो रही है उसमें कहीं पुलिस नहीं नज़र आ रही है, कहीं कोई लॉ एंड ऑर्डर नज़र नहीं आ रहा है, उनको खुली छूट दी जा रही है। और सटायर जिसे हम कहते हैं, वो जब तक विपक्ष के नेताओं पर होता है तब तक कोई दिक्कत नहीं आती है, लेकिन जैसे ही पावर के जो लोग हैं उन पर होता है तो आप सब जानते हैं कि दिक्कत आती है। लेकिन एक कमाल की बात यह है कि इतने बड़ी तादाद में हमारे स्टैंड अप कॉमेडियंस और सटायरिस्ट, पॉलिटिकल सटायरिस्ट पर इतने हमले हो चुके हैं, केसेस हो चुके हैं, उनको जेल भेजा जा चुका है,
लेकिन वापस आके किसी ने भी ऐसा नहीं किया कि छोड़ दिया हो अपना आर्ट। सबने अपने आर्ट को जारी रखा है, उसको और इम्प्रूव किया, होन किया है। जी। तो एक शेर है असलम साहब का कि ज़िंदगी इतनी भी गनीमत नहीं जिसके लिए ऐहदे कमज़र्फ़ की हर बात गवारा कर लें। आप लोग वो जो बात कमज़र्फ़ी की गवारा नहीं कर रहे हैं, उसके लिए मेरा सलाम है आपको भी, कुणाल साहब आपको भी, और उन सब को जो इस दौर में, इस देश में आँखों में आँखें डाल करके वो बात कह रहे हैं जो पावर सुनना नहीं चाहता है। बिल्कुल, कामरा ने तो अपना वीडियो एंड भी उसी से किया, कोट ओशो का, लाइफ बिगिंस वेयर फियर एंड्स। एग्ज़ैक्टली। क्योंकि उसने डालते समय यही सोचा होगा, उसको पता तो होगा कुछ ना कुछ तो आएगा रिपरकशन इसका। एंड विद द बुक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन हिज़ हैंड। या एंड कामरा इज लॉस्ट अ लॉट ऑलरेडी फाइनेंशियली, तो ऑल ऑफ अस टेकन हिट्स ओवर द इयर्स, नो? क्योंकि द मोमेंट यू से समथिंग स्लाइटली क्रिटिकल आल्सो ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट, यू स्टॉप गेटिंग वर्क। और ऐसा भी नहीं कि ऊपर से फोन जा रहा है कि इनको काम मत दो। हुँ। वो खौफ ऐसा फैला के रखा है उन्होंने कि लोग खुद से ही बोले क्यों पंगे लेने हैं। तो नहीं मिलता काम, हम फिर कामरा को तो शो भी नहीं करने मिलते काफ़ी स्टेट्स में जहाँ भी बीजेपी रूल है, वहाँ पे मोस्टली ही कांट परफॉर्म। मुंबई में फिर भी ही वुड डू अ फ्यू स्मॉल शोज, अब लग रहा है नहीं कर पाएगा फॉर द फोर्सिएबल फ्यूचर, एंड दैट्स अ बिग मार्केट ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रॉब्लम ये है दैट पीपल लव ब्रेव पीपल। They never let them go into oblivion. या For all those people, including yourself, all those people who are talking about what is happening in this country right now or anywhere in the world, any जी injustice, जी। people love brave people, या and therefore this will continue. एक अंदर से आवाज़ ये आती है कि ये रुक नहीं सकता अब। इनफैक्ट इन्होंने अगर ये नहीं किया होता तो देन द वीडियो माइट हैव स्लिप्ड बाय विदाउट पीपल नोटिसिंग, अभी और लोगों ने देखा। हर बार यही तो होता है। There's a name for this paradox, no? That when you try to suppress something, it goes even more viral. तो बहुत लोगों ने देख लिया अभी वो पर्टिकुलर जोक जिस पे इनको आपत्ति है, वो भी बहुत लोगों ने देख लिया। जब आपसे बात हुई थी कि आज हम लोग बैठेंगे बात करेंगे, तो पता नहीं था कि ये घटना हो जाएगी। अब मुझे नहीं पता मैं किस बारे में आपसे बात करूं, तो इसी बारे में बात करते हैं, दिस आर्ट ऑफ मेकिंग अस लाफ एंड क्राई एट द सेम टाइम। जब आप हमें हंसा रहे होते हैं तो हमारा दिल रो रहा होता है। जब कुणाल या वरुण या संजय, ये सारे लोग जब हमें हंसा रहे होते हैं तो हमारा दिल साथ ही साथ रो रहा होता है। या क्या इसके अलावा और कोई तरीका है एक्सप्रेशन का, या ये भी कोई तरीका बचा है, इसको बचने दिया जाएगा? नहीं, मंच तोड़ देंगे लेकिन माध्यम और पैदा हो जाएंगे बात करने के। इनको लगता है कि एक स्टेज तोड़ दिया तो कॉमेडी बंद हो जाएगी, कॉमेडी और तरीकों से निकलेगी बाहर। चाइना में मीम तक बैन कर देते हैं तो लोग नए मीम बनाते हैं, उसके नए अर्थ निकलते हैं। तो ऊपर तानाशाह का ऐसा है कि जब तक एक भी आवाज़ उसके खिलाफ उठती है तो तानाशाह चैन से सो नहीं सकता। तो एक तरीके से सबसे रेचेड लाइफ तो डिक्टेटर की ही है ना, कि सब सुख समृद्धि पावर इकट्ठा करने के बाद भी आपको चैन नहीं है। और एक तरीके से वही एक आदमी का ईगो है जो पूरे देश पे हावी हो रहा है तो बात उतनी सी ना, कि इतने विशाल देश में एक बंदे का ईगो सब पे हावी हो रहा है। And it manifests in so many different ways, you know, from laws to the bulldozers. It is all manifested by one man's ego. That's what a dictator is, no? और चलो ये सब करने के बाद भी, इतने गढ़ उजाड़ने के बाद भी उसको तो चैन नहीं है बंदे को। जैसे पहले के ज़माने में राजा हर एक खाने का निवाले खाने के बाद सोचते थे इसमें पॉइज़न है कि नहीं है। आज की तारीख में वो नहीं करना पड़ता है, बट फिर भी जो तानाशाह है वो कभी चैन की नींद नहीं सोता होगा। और इसलिए मुझे लगता है हर आखिरी एक आवाज़, हर आखिरी एक ट्वीट भी आप डालते हो उसका कुछ तो फ़र्क पड़ता है। ऑल्दो बहुत लोग जो हमें मिलते हैं, शो पे आते हैं या वो लाइक माइंडेड पीपल, उनमें एक फटीग सा आ चुका है क्योंकि अभी तीसरा टर्म चल रहा है, 10 साल के ऊपर हो गए, एंड देयर सीम्स टू बी नो नो बज। बट मैं उनको यही कहता हूँ कि आपको अपना धक्का लगने से कितनी गाड़ी आगे बढ़ रही है वो आपको देखना है, तो वो आपका भी वो भी एक ईगो ही है कि मेरे कहने से कोई कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। नहीं पड़ेगा, सब लोग मिल के करेंगे तभी जाके कुछ हो सकता है। एक ही बंदा कुछ करे और उससे फ़र्क पड़े समाज में, तो वो तो डिक्टेटर ही है जो कर रहे हैं सब। हमें तो मिल-जुल के काम करना है, जो लोग उनके साथ नहीं है। एक बहुत बुनियादी सा सवाल है और मैं कई बार डे ड्रीम करती हूँ इसको कि अ, मोदी जी को हटा के हमें तो प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना है। मोदी जी बने रहें, कोई दिक्कत नहीं है।
मोदी जी जनता के लिए काम करें, जनता उनको बार-बार चुन के लाए, ये भी तो एक तरीका हो सकता है। हम्म, और जब मैं ये बात कह रही हूँ, तो मेरा ये सवाल सिर्फ़ ये नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए है, ये हर उस इंसान के लिए जो पावर में रहना चाहता है। आप आइए, जनता के लिए काम कीजिए, जनता आपको बार-बार लाए। हम्म, ये क्यों नहीं हो सकता है? हमारी डेमोक्रेसी में ये वाला डिस्कोर्स क्यों नहीं पैदा हो पा रहा है कि थर्ड वर्ल्ड में ख़ासकर कि आप आइए, आप जनता को खुश कर दीजिए, आप जनता के पीपल्स पर्सन बनिए और पीपल विल मेक श्योर दैट यू कीप कमिंग। या इतना सिंपल तो है ये। नहीं, मुझे लगता है कि बुनियादी तौर पे पॉलिटिक्स में अच्छे लोग आते भी हैं तो वो टिक नहीं पाते हैं, क्योंकि जो आपके साथ कंपटीशन में है दे आर मोर रूथलेस देन यू। तो आप अगर इफ़ यू प्ले बाय द बुक, आप जनता के लिए अच्छा काम करो, सामने वाला बंदा हेरा फेरी करके आपको हटा ही देगा कुछ ना कुछ करके, या तो फिर आप भी उसके जैसे बन जाओ। तो देखा है जो लोग थोड़े बहुत भी सीधे हैं उनकी पार्टियां खत्म हो गई हैं, करवा दी गई हैं, उनकी पार्टियां चुरा ली गई हैं एक तरीके से। डाका डाल के। हाँ, तो आपको उतना हरामखोर बनना ही पड़ेगा पॉलिटिक्स में संभलने के लिए। और ऐसा नहीं है कि फर्स्ट वर्ल्ड में करप्शन नहीं, वहाँ पे भी अपने तौर का करप्शन चल रहा है। और जो वहाँ का जो लोकतंत्र है वेस्टर्न वर्ल्ड का, वो सैकड़ों साल की लूट पे बना हुआ है ना। वो थर्ड वर्ल्ड की लूट पर बना हुआ है। तो वो एक तरीके से उस मुकाम तक पहुँच गए कि हर एक आम जनता के पास भी इतनी समृद्धि है कि वो अपने लिए डिग्निटी एंश्योर कर सकता है। इंडिया में तो उससे हम पता नहीं कितने दशक दूर हैं। वो एक बार हो जाए तो शायद थोड़ा सुधार आ जाए। उसका मतलब ये है कि एक लेवल की समृद्धि प्राप्त होने के बाद ही इंसान अच्छा इंसान बन सकता है। नहीं। कैरेक्टर के लिए एक हुँ, एक बेसिक सिक्योरिटी चाहिए, सिक्योरिटी जो मटेरियल हाँ, सिक्योरिटी है। पर अगर पूरी दुनिया अमेरिकी लाइफ़स्टाइल से जीना शुरू करे, तो दुनिया बचेगी ही नहीं। कंज़म्पशन देखा जाए अगर तो इंडिया में इतने मॉल बन गए हैं, अब तो खैर चांदनी चौक पे भी मॉल आ रहा है। आ गया है। आ गया है। तो इतने मॉलों के बाद भी अगर आप देखें कंज़म्पशन इंडिया का पर पर्सन, आई थिंक यूएस से अभी भी 25 से 30 टाइम कम है पर हेड। तो अगर हम उनके आधे तक भी पहुंच जाएं, तो इतने रिसोर्सेस ही नहीं है पूरे दुनिया में कि इसको सपोर्ट कर पाए। तो देयर हैज टू बी अ बेटर वे ऑफ कमिंग अप। ये थोड़ा अलग हटके है। पुनीत, मॉल की एक बड़ी यूटिलिटी ये है कि उत्तर प्रदेश में मैंने देखा जहाँ ज़्यादातर वक्त लाइट नहीं आती गर्मियों में, लोगों के पास मॉल्स हैं, वो वहाँ जाके बैठ जाते हैं थोड़ी देर और चैन से ठंडा पानी पी लेते हैं और सुकून से उतना पसीना या दोपहर उनकी कट जाती है। तो कैपिटलिज्म ने इसलिए नहीं बनाए थे, लेकिन वो इस काम आ रहे हैं। तो ठीक है, छोटे शहरों में मॉल्स बने जहाँ बैकअप है लाइट का और वहाँ लोग जाके चैन से ये तो मैंने बैठ लें। सोचा ही नहीं, यानी इसमें भी सरकार ने पीछे हट कर ली और प्राइवेट पूंजीपतियों ने पहल ले ली। जैसे जी, जैसे एम्बुलेंस भी प्राइवेट आ रही है अभी। जी। कितना बेहतरीन है सरकार के लिए, कुछ भी मत करो, जो आपका बेसिक काम है वो भी मत करो। ब्लिंकिट या हाँ, ब्लिंकिट का एम्बुलेंस। हाँ। और मेरा ये जोक था एक 8 साल पहले के यस, आई सेट में, रिमेंबर। अब वो सच्चाई हो चुका है। हाँ। ये ब्लिंकिट के कूपन आएंगे अभी, डाई अनदर डे। अपनी 4 बुआओं के साथ शेयर कीजिए। क्योंकि ये लोग तो ऑपरेट ऑपरेट ऐसे ही करेंगे ये लोग तो। इनके भी डाई प्रोडक्ट अनदर डे। नहीं। अच्छा है कूपन का नाम अच्छा। आई एम श्योर दे विल डील विद इट एज एनी अदर प्रोडक्ट नो, उनका भी बनेगा एक फ्लो चार्ट, कितने लोग आए, कितने लोग वापस आए, नहीं आए। डिलीवरी टाइम क्या है। मासूम का एक बहुत बढ़िया जोक है, उसने आपको सुनाया होगा कि इंडिया में पेशेंट ठंडा पर पिज़्ज़ा गरम पहुंचती है। तो यही है, प्राइवेटाइज कर दीजिए सब कुछ। वैसे रेलवेज भी हो ही रही है प्राइवेटाइज, आपने देखा कुछ कुछ ट्रेनें प्राइवेट हो गई हैं। लेकिन प्राइवेट होने के साथ-साथ वो इनएक्सेसिबल हो गई हैं मासेस के लिए। अब अमीर लोगों के लिए ट्रेनें हैं, वो जॉय राइड्स हैं और हाँ। अच्छे से जा सकते हैं, आ सकते हैं। हालाँकि वहाँ उसके के अंदर के बहुत सारे वीडियोज़ आते हैं कि देखिए वंदे भारत में इस तरह का सड़ा हुआ खाना है, ये सीट्स में प्रॉब्लम है वगैरह-वगैरह, वो तो आता है। क्योंकि वो तो बहरहाल इंडिया में ऑपरेट हो रहा है। लेकिन ये बात है कि अब जो रेलवे जो सबसे बड़ा वर्ल्ड का सबसे बड़ा करियर था भारतीय रेल, उसको जानबूझ के तबाह किया गया। लग रहा है ऐसे। और बस एक वंदे भारत का डब्बा लगा के रखें, यहाँ भी जो है हेडक्वार्टर है दिल्ली में, और उन्होंने एक डब्बा लगा के रखा हुआ है जैसे कि यही है पूरा रेलवे। हुँ, और करोड़ों लोग जो रोज तप तप के जा रहे हैं मर मर के ट्रेनों में, उनका कुछ अस्तित्व ही नहीं है। टॉयलेट्स में। हाँ।
और वंदे भारत अच्छी ट्रेन है, ऑब्वियसली कोई ना नहीं बोल रहा है, पर आप उसका कैपेसिटी देखो, जितने लोग एक वंदे भारत में बैठते हैं, उतने शायद 1 या 2 जनरल कंपार्टमेंट में समाते होंगे बाकी ट्रेनों में। क्या यानी बचेगा? सब कुछ ले लेंगे ट्रेन से, मतलब स्लीपर क्लास में या जनरल बोगी में जो इंसान धूप में, लू में सफ़र कर लेता था, सारी कठिनाइयाँ उठा करके, हुँ, उससे वो भी छीन लेंगे, वो लोहे का डिब्बा भी छीन लेंगे। फिर क्या रह जाएगा? कैसे निकलेंगे? आपको पता है टोल टैक्स का हाल क्या हुआ है? आप कहीं से कहीं भी जाइए, पेट्रोल से ज़्यादा टोल टैक्स टोल दे टैक्स रहे हैं। लगता है। जी, जबकि सारे टैक्सेस हम दे रहे हैं, फिर हम टैक्स दे किस लिए रहे हैं? इतना जीएसटी भर-भर के जा रहा है, तो ये कि कहाँ जा रहा है? अगर सड़क नहीं बनाएगी सरकार अपने पैसे हमारे जीएसटी से, तो बनाएगी क्या? होर्डिंग्स, प्राइमरी काम तो यही है सरकार का, होर्डिंग लगाने सब जगह पे बड़े-बड़े, अपनी महिमा और आगे करने के लिए। देखिए आप सब जगह पे इतने भद्दे अगली होर्डिंग्स सब जगह पे, ये पैसा कहाँ से आता है? जैसे कि किसी ने आरटीआई डाला था कि ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के पैसे कहाँ जा रहे हैं? 80% जा रहे हैं 80% ऐड में। ऐड में। दे माइट आर्ग्यू कि द ऐड इटसेल्फ इज़ अबाउट अवेयरनेस, पर फोटो तो बेटी का है नहीं, बेटे का है किसी के। तो सबसे फेमस बेटा है देश का, तो एटलीस्ट बेटे के काले बाल भी हो तो मान ले तो कोई। तो यहीं जा रहे हैं पैसे सब। ऐसे बम्बई में तो सड़कों की सड़क ही नहीं रही बम्बई में ऐसे तो बम्बई में अभी इतना खोद दिया है कि आपको लग रहा है कि एज इफ इधर दे गॉन कंप्लीटली क्रेजी और दे ट्राइंग टू चेक कि ये कब तक कुछ बोलेंगे नहीं। ओह! इतना हर एक आप समझ लो हर एक रास्ता खोद के रखा है, क्योंकि क्या बीएमसी आपको पता है कि इज द रिचेस्ट सिविक बॉडी इन एशिया। इन एशिया। Ganesh, it has the most, they have gold bonds, they have LIC bonds, पैसा बहुत जमा के रखे हैं, क्योंकि बम्बई है, पैसा तो बनता है वहाँ पे। तो अब पैसा बाहर कैसे आए? क्योंकि जो इतने अच्छे कर्मचारी हैं हमारे बीएमसी के, उनको तो सिर्फ पगार मिलती है सरकारी, उससे तो पेट भरता नहीं है। तो प्रोजेक्ट बनेंगे, रास्ते खुदेंगे तो पैसा बाहर निकलेगा। और रास्ते क्या ही बनाते हैं, हमारे घर का जो रास्ता है उसको, वैसे क्या है, पूरे एक नया प्रोजेक्ट निकाला है कि पूरे बम्बई को करना है कॉन्क्रीटाइज़ हर रास्ते को। ओह! अभी जो मोहल्ले के छोटे-छोटे रास्ते हैं, उनको क्या ज़रूरत है कंक्रीट बनाने की? आपको खोदना ही है वापस तो कंक्रीट खोदना है तो और खर्चा होगा। और हमारे यहाँ का आप समझे, मेरे घर का रास्ता 8 महीने से बंद है, 8 महीने से। तो अगर आपके पास दुनिया भर के जेसीबी हैं, तो शुड इट टेक 8 मंथ्स? और अभी तक रास्ता खुला भी नहीं है, पर रास्ते की शुरुआत में ही क्रैक भी दिख रही है ऑलरेडी। जेसीबी उन्होंने संभल और नागपुर भेजी शायद। वहाँ भी आज मकान तोड़े जा रहे हैं कुछ मुसलमानों के। जो आपने बिल्कुल सही कहा, जब हम पहले बात कर रहे थे कि वाइल्ड जो हैबिटेट पे हो रहा है, इट्स वेरी डिस्टर्बिंग। पर एक कहावत है ना कि द वर्ल्ड डजंट एंड इन वन डे, इट एंड्स फॉर डिफरेंट पीपल ऑन डिफरेंट डेज। तो बहुत लोग की तो दुनिया ख़त्म हो चुकी है ना, आपके देखते देखते आपके घर तक आया तभी आपको बुरा लग रहा है। दैट इंक्लूड्स पीपल लाइक मी ऑल्सो। क्योंकि शहर में हो रहा है, क्योंकि एक क्लब पे हो रहा है जो पॉपुलर है, तो इट इज़ न्यूज़ वर्दी एटलीस्ट। बाकी शायद संभल का तो न्यूज़ में भी नहीं आएगा। और कहीं कहीं पे एमपी में तो होता ही रहता है, आप देखते हो यूपी यूपी, में। एमपी, या, हर जगह होता या, रहता है। अभी आज ही की खबर है, जब यहाँ की खबर आई हैबिटाट की, हम्म। बॉम्बे की, तभी साथ ही साथ ये भी पता चला कि संभल में भी और नागपुर में भी। संभल तो एक केस स्टडी है कि कैसे इट्स लाइक द एंटायर टाउन इज अंडर सीज। ना हर डायरेक्शन से, त्योहार के दिन बोला बाहर मत निकलो, जो मेन मॉस्क थी उस पे भी वो लोग डेरा डाल के ही बैठे हैं। वो नेक्स्ट वानाबी प्राइम मिनिस्टर का अयोध्या है। हम्म। हम्म। अभी वो क्रिएट किया जा रहा है, शायद कुछ सालों में इट विल बिकम बिगर। ऑलरेडी उसकी जो माइथोलॉजी तो रेडी है, यहाँ पे फलाना दिन का था, ये था, वो था, वो तो बन जाती है, आपको पता है। आपने सही वर्ड इस्तेमाल किया, माइथोलॉजी इज़ रेडी, क्योंकि हिस्ट्री में कुछ नहीं नहीं, मिलता है। नहीं। तो दे डोंट केयर अबाउट फैक्ट्स या, एंड रीज़न। फैक्ट्स और रीज़न, दे एक्चुअली डू नॉट वांट टू बी डिस्टर्ब्ड बाय फैक्ट्स एंड रीज़न। या, तो माइथोलॉजी इज़ हैंडी टू जो फॉर जो देम। रीसेंट हिस्ट्री भी आप देखिए, 200-300 साल पहले की जो जो भी वॉर्स हुई हैं राजा महाराजाओं की, उसमें भी माइथोलॉजी का ही इस्तेमाल किया जा रहा है, उसमें भी एक्यूरेसी नहीं है। तो फिर उसके पहले तो फिर इज एनीबॉडीज बॉल गेम, जो चाहिए बोल दो। ये सब सोचती हूँ तो लगता है स्टैंड अप
एक्ट के लिए मसाला ही मसाला है आपके लिए, कंटेंट ही कंटेंट है, कंटेंट बहुत है। बहुत है। मगर उसका इस्तेमाल कैसे करें और बनाएँ कैसे, और ये जो साथ में हो रहा है हुँ, उससे भी बच करके कैसे रहें, ये अपने आप में सबसे बड़ा एग्जिस्टेंशियल ट्रिक है। उस और जितना आप ज़्यादा अवेयर होंगे चीज़ों का, उतना ज़्यादा मुश्किल हो इवन आर्ट बिकम्स मोर डिफिकल्ट क्योंकि देयर आर लेयर्स अपॉन लेयर्स एंड व्हिच लेयर विल यू स्टॉप फॉर द पंच लाइन? ये है ना कि ऑडियंस विल नॉट गो दैट फार विथ यू बट यू हैव टू मीट देम एटलीस्ट मिडवे समवेयर। वो बहुत कॉमिक्स क्या करते हैं कि पहले लेयर पे ही खत्म कर देते हैं क्योंकि वो आसान है सबसे, है ना? तो इट कीप्स लाइफ इंटरेस्टिंग आल्सो एज एन आर्टिस्ट। बट जैसा कि आपने कहा कि हम हंस भी रहे होते हैं, हम रो भी रहे होते हैं क्योंकि एज समबडी हु इज एजुकेटेड एंड अवेयर एंड एम्पैथेटिक, हाउ एल्स डू यू सर्वाइव इन दिस कंट्री if not with a huge burden on your heart? It's impossible. It either you're ignorant to some extent or you're so practical that you can live with it. एक चीज़ और है, कई बार मुझे ऐसा लगता है कि रास्ते में है एंड इट इज़ रीचिंग मी ऑल्सो, सो ज़्यादा वक्त नहीं है, Hmm. ठीक है, Yeah. इतना ही है। हाँ, यू आर एग्जिस्टिंग इन द गैप। तो हम भी यही सोच के जो भी कहते हैं स्टेज पे और अदरवाइज कि समझो कुछ साल बचे हैं तो उस साल में भी आप जिल्लत की जिंदगी जियोगे कि आप खुल के बोल बोल दोगे क्योंकि जिस तरीके से चल रहा है वो आपके घर तक आ ही गया, आप समझ लो। तो जो कुछ साल बचे हैं उसमें आप कितना ही खैर मनाओगे आप। और देखते ही देखते आप जो टैक्स का हाल हुआ है, जो नौकरियों का हाल हुआ है, जो महंगाई का हाल हुआ है, तो लोगों को नुकसान तो हो ही रहा है ना। एक ये है कि मॉब आपके घर तक पहुंच गया फिजिकली, पर मॉब अपना काम कर ही रहा है। जितना टाइम प्राइम टाइम का मॉब ले लेता है उतना टाइम पूंजीपति और चोरी करते जा रहे हैं, है ना? उतना टाइम देश की संपत्ति कहीं ना कहीं लीक हो रही है और जो आपके मुद्दे हैं वो आ नहीं रहे हैं आगे। तो कितना प्रॉफिटेबल है ये बिजनेस, आप सोचिए। आप कहीं नागपुर में एक छोटा मोटा कुछ करवा दीजिए और 2 दिन तक न्यूज़ नहीं आएगी ना अंबानी पे ना अदानी पे ना किसी और स्कैम पे जो चल रहा है मार्केट में। मुझे लगता है कि ये चैनल्स के ही लिए इवेंट्स किए जा रहे हैं, या जिससे कि उनको उनके ऊपर किसी भी तरह का सच्ची खबर दिखाने का, असली खबर दिखाने का प्रेशर ना रहे, और ये स्पेक्टेकल को ही दिखाते रहें कि देखो अब यहाँ बुलडोज़र पहुँच गया, अब इसका तोड़ा जा रहा है, अब इस मुसलमान का, अब इस लिब्रांडू का, अब इस अर्बन नक्सल का। तो ये टैग लगा लगा के तोड़ने का जो एक्ट है वो इसीलिए है कि एक्चुअली जो हो रहा है उस तरफ हम्म, बात नहीं होनी चाहिए। तो आप देखिए जिस दिन ये न्यूज़ नहीं भी होते हैं तो वो लोग चुड़ैल वाला न्यूज़ दिखा देते हैं। तो दबाव तो है नहीं इन पे कुछ अच्छा दिखाने का। पर ऐसा है कि हर एक दंगा जो है वो बहुत प्रॉफिटेबल है क्योंकि एक तो ये कि आप माइनॉरिटीज़ के मन में, ऑपोजिशन के मन में और आर्टिस्ट के मन में खौफ भी पैदा कर रहे हो। और हर मिनट प्राइम टाइम का जो ये सब कवर करता है वो डायरेक्ट बॉटम लाइन पे जा रहा है कंपनियों के। यू कैन ऑलमोस्ट ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन टू दैट। बात तो आखिर पैसों की ही होती है इन दी एंड। और अभी सोशल मीडिया के द्वारा क्या एम्पलीफाई बहुत कर सकते हैं आप। अभी जैसे अभी औरंगज़ेब सबसे बड़ा न्यूज़ है। तो मैं तो नाम भी नहीं लेता क्योंकि आप नाम भी ले लो टू काउंटर देम इट हेल्प्स देम ओनली, यस। राइट? और मुझे लगता है कि मेजॉरिटी जो जनता है देश की, उनके पास समय नहीं है ये सब करने के लिए, नॉट डू दे केयर दैट डीपली। और पार्टी इतनी बड़ी हो चुकी है कि उनके जो सो कॉल्ड कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता बहुत अच्छा शब्द है गुंडों के लिए इस्तेमाल करना है करने के लिए, बट जो भी उनके गुंडे हैं पार्टी के वो भी इतने हैं कि वो कहीं पे भी माहौल बना सकते हैं, बिगाड़ भी सकते हैं। और फिर उसी का एक वीडियो वायरल होता है नेट पे और आपको लगता है कि यही चल रहा है। वैसे मुझे लगता है आम जनता को नहीं पड़ी है औरंगज़ेब की या किसी और भी राजा की। उनके पास खुद की लाइफ है, खुद की स्ट्रगल्स हैं। बट वो एक वीडियो लेके आप फैला दो सब जगह पे और टेंशन क्रिएट कर दो। पुनीत, हमारा जो जॉबलेस अनएम्प्लॉयड मास है, यूथ है, उसके सामने दो ही ऑप्शन हैं। या वो सरकार से जॉब मांगे और लाठी खाए, या सरकार की पार्टी से जुड़ जाए
और ये वाली हरकतें करे जा करके, तोड़-फोड़ करे जा करके, और इसमें उसको इनाम भी मिलेगा और कल को उसको आगे पॉलिटिकल करियर भी उसका बन जाएगा। तो जिसको हम लुम्पेन प्रोलेटेरिएट कहते हैं, एक ज़बान है, चलिए उसको छोड़ देते हैं। वो शब्दावली इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये जो तत्व है हमारा, जो यूथ है जिसने अपने आप को सँवारना था, अपने सपने पूरे करने थे, Yeah. अपने माँ-बाप के लिए कुछ करना था, अपनी प्रेमिका या दोस्त के लिए कुछ करना था, और समाज और फिर राष्ट्र सब कुछ हो ही जाता है, तो ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट में हो जाता है। इसका एजेंडा, इसके अपने कोई सपने नहीं रहेंगे, ये अपने तानाशाह नेताओं के लिए ही काम करेगा। क्या उसकी ये चेतना ख़त्म की गई है? क्या या 6 महीने वो इनके लिए काम करेगा, बाकी की ज़िंदगी वो अपने लिए जिएगा? ऐसा कुछ लगता है कि नहीं, हो बाकी पाएगा? के 6 महीने वो आईपीएल देखेगा। उस पे पैसे लगाएगा, थोड़े जीतेगा, थोड़े हारेगा। तो अगर आप लोगों को खाना भी मत दो, बस उनको एंटरटेनमेंट दे दो, नहीं, 5 किलो राशन तो मिलता रहेगा। वही मिलता है। जस्ट इनफ टू कीप देम अलाइव टू कीप प्रेस देम द वोटिंग बटन। है तो बात यही ना। जस्ट कीप देम जस्ट इनफ सो दैट दे डोंट रिवोल्ट, जस्ट इनफ। और बात मुझे लगता है कि एक तरीके से ये एंटरटेनमेंट ही है। जो लोग देख भी रहे हैं टीवी पे, जो भी तमाशा चल रहा है, उनको शायद थोड़े मज़े भी आ रहे हैं। They don't completely agree with the hardline stance that the party is taking, but it's a kind of entertainment. हाँ, ये बहुत ज़रूरी बात आपने कही। जो लोग डिसएग्री कर रहे हैं वो भी देख रहे हैं, दे आर ग्लूड, Yeah, और उनको भी ये उनका भी सस्टेनेंस का सवाल है। अगर वो नापसंद भी कर रहे हैं तो भी उस शोर-शराबे को वो रोज़ कंज़्यूम करते yeah. हैं। Because you can't look away, no. It is designed that way. It is porn in a way, no. It is a different kind of porn. इट्स वर्स देन पोर्न। Yeah. Because porn is not just nudity, no. Porn is Yes. it's vulgarity of different types, no. So it is perversion. This is a kind of perversion of morals, no, in a way. और पोर्न को छुप के देखना पड़ता है, इसको तो आप खुलेआम देख सकते हैं। इनफैक्ट आप देखते खुद को भक्त और देशभक्त भी कह सकते हो। इससे अच्छा पॉन कहाँ मिलेगा आपको। वाओ! दिस इज़ सो प्रोफाउंड। It is that I feel, no, it is because it's an extreme of a sort, and it is giving you some sense of meaning and purpose in your life. और मैं खुद देखता हूँ जो काफ़ी बुजुर्ग लोग हैं हमारे आसपास भी, बाकी लाइफ से ऊब चुके हैं, क्योंकि उम्र हो रही है, जो भी कलेश हैं घर पे वगैरह, लाइफ के जो भी उनके अनफुलफिल्ड ड्रीम्स रहे होंगे, बाकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में चिड़चिड़े रहते हैं। और जब न्यूज़ पे आता है कुछ उनके पक्ष का, आवाज़ ही चेंज हो जाती है उनकी। हम मोदी जी नई टोपी पहन के आए, अच्छा लगता है उनको देख के। खून बढ़ता है। तो इट इज़ अबाउट, इन द एंड इट्स अ क्राइसिस ऑफ मीनिंग इन पीपल्स लाइफ्स, नो। Exactly. There is no meaningful engagement for most of the people, even for the retired Yeah. lot as well as for the Yeah. youth of this country. Yeah. तो एक ये भी हो चुका है कि बिकॉज अपने नेता के ही लिए लड़ो। some cause, something bigger than you, being part of a bigger community. एक चीज़ है, जैसे अभी मुगल राजाओं के अत्याचार, खासकर एक पर्टिकुलर राजा के अत्याचार के लिए बहुत उद्वेलित है समाज। और मैं ये देख रही हूँ, करोड़ों लगा करके फिल्म बनाई जाती है, उसमें दर्द पैदा करने वाली और परेशान करने वाली चीज़ें डाली जाती हैं, वीएफएक्स से, एआई से और प्रोस्थेटिक में कॉस्मेटिक्स से, ये सब करके अंग प्रत्यंग विकसित किए जाते हैं, और फिर उसके बाद लोगों को तड़पाया जाता है। वो तड़पते हुए लोग बाहर आते हैं, वो चाहते हैं और लोगों को अब हम तड़पाएंगे। ये वाला जो एक साइकिल बनाया गया बच्चों है, को दिखाया जा रहा है, बच्चों को दिखाया जा स्कूलों रहा में है। दिखाया जा रहा है। और मैंने सुना है छावा का जो 15 मिनट का जो वायलेंस का पर्टिकुलर कोई सीन है, वो बहुत विभत्स है। पर ये भी कह रहे हैं कि हमने तो अभी आधा ही दिखाया है, और भी किया गया था। तो हाँ, तो ये मैन्युफैक्चरिंग चल रही है उस पेन की, जो या तो नहीं था या कॉन्शियसनेस में नहीं था, अब उसको इंस्टिल किया जा रहा है, इंजेक्ट किया जा रहा है। तो आर्ग्यूमेंट ये है ना कि ये तो हुआ था ना, तो ये दिखाने में क्या दिक्कत है? आपको सच्चाई नहीं जाननी है आपको। मैं इस पर आ रही थी ये कहते हुए कि अभी की सच्चाई ये है कि 30,000 से ज़्यादा रेप भारत में भारतीय महिलाओं के
हर साल होते हैं। तो ये तो हमारी लिव्ड आज की रियलिटी है, तो Yeah. इस पर उद्वेलित क्यों नहीं होते हम? जो अभी जितने हिंदू, मैं मुसलमानों की बात नहीं कर रही, ईसाइयों की, सिखों की बात नहीं कर रही, जितने हिंदू बेमौत मारे जा रहे हैं अलग-अलग घटनाओं में, उनको नाम दिया जाता है, कभी पत्रकार, कभी किसान, कभी नौजवान, कभी लाभार्थी, कभी आपके शरणार्थी, या कभी उनको जो श्रद्धालु हैं जो कुंभ में गए, अलग-अलग नामों से लोग मारे जाते हैं, बेमौत मारे जाते हैं। उस पर लोग क्यों नहीं उद्वेलित होते हैं? अगर किसी के मारे जाने की वजह से कोई मर गया, हत्या हुई किसी की, मुकेश चंद्रकर की हत्या पर लोग उद्वेलित नहीं होते हैं, किसानों पर नहीं होते हैं, जवानों पर नहीं होते हैं। तो ये कैसे, क्या हम 300 साल के बाद ही उद्वेलित होंगे, उससे पहले नहीं होंगे? देखिए, सीधा जवाब तो ये है कि जिससे पॉलिटिकल बेनिफिट हो उसी की बात होगी, उछाल उछाल के। पर टू फॉर आर्ग्यूमेंट सेक मैंने भी यही बात रखी थी कि ये हो रहा है देश में, वो इश्यू नहीं है, ये इश्यू कैसे है? तो काउंटर ये है कि हाँ, ये भी इश्यू है, पर ये भी इश्यू है, क्योंकि नहीं तो फिर आप व्हाट अबाउटरी कर रहे हो। फिर कंपेयर किया जा रहा है कि अगर हिटलर को आप बोल रहे हो नेवर फॉरगेट व्हाट हिटलर डिड, तो व्हाई शुड वी फॉरगेट व्हाट औरंगजेब डिड? अब फ़र्क ये है कि हिटलर इज़ इन द लास्ट 100 ईयर्स, ही हैड फार रीचिंग इम्पैक्ट ऑन मल्टीपल ऑन द एंटायर वर्ल्ड, एंड नॉट इट्स इवन 100 ईयर। yeah, not and it's all well हुँ। documented. Whereas in this case, you base the entire thing on a novel. It's not even exactly history. And the king in question at one time, it seems, had also sided with Aurangzeb to fight another faction. वो सब आपको कन्वीनियंटली भूल जाना है। पर ये एक बहुत नया दौर है इंडिया में, जब आप राजाओं को भी एक अलग लेंस से देखते हो कि ये अच्छे वाले थे, ये बुरे वाले थे। और ये लोग मान लेते हैं कि हाँ, कुछ राजा बिल्कुल ही जो प्रोवर्बियल हरिश्चंद्र वाले थे और कुछ राजा वो ईवल थे। तो ये जनता मान लेती है, क्योंकि जनता एजुकेटेड नहीं है ना। इफ यू हैड रेड इवन लिटिल बिट ऑफ हिस्ट्री, यू विल नो कि इट्स इम्पॉसिबल टू बी अ किंग इन द मिडिवल एजेस विदाउट बीइंग अ डेस्पोट, नो, विदाउट हैविंग ब्लड ऑन योर हैंड्स। और मिडिवल क्यों, आज की इंडिया में भी आपको आपको अगर चुनाव जीतना है, एक छोटा वाला भी, there will be blood on your hands. That's why good people don't get into politics. और आज के राजा भी अपने आस-पास के जितने भी चैलेंजर्स थे, उनको निपटा के ही आ गया है। एंड बहुत बार सिर्फ चैलेंजर्स पॉलिटिक्स में भी नहीं, आपके अंदर जो जनता है, आपके अंदर आपको दिख रहा है कि वो प्रताड़ित हैं, कोई मर भी रहा है बिकॉज ऑफ वांट ऑफ सम फैसिलिटी, आप नहीं करते हो ना, नहीं फर्क पड़ता आपको। आपके ही इलाके में चल रहे हैं देसी दारू के ठेके, आपको हफ्ता पहुंच जाता है, आप चलने देते हो। तो there is so much blood on your hands, even if you are a small jilla in charge in this country. तो जो ये सिस्टम से उभर के ऊपर आता है स्टेट और नेशनल लेवल पे, दैट गाय इज सोक्ड इन ब्लड। और ये आज की तारीख की बात है, तो मिडिवल एजेस में क्या होता होगा? हाँ, जब इतना सबके हाथ में कैमरा है और राइट्स है Yeah, की लैंग्वेज लोग जानते हैं, yeah. डेमोक्रेसी है, तब ये हो रहा है। तो उस वक़्त क्या होता क्या होगा? होता? तो द एंटायर हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड इज सोक्ड इन वायलेंस, नो, वी चूज नॉट टू लुक एट बिकॉज इट्स टू डिफिकल्ट टू स्टेयर एट इट फॉर टू लॉन्ग। और जो हम रहते हैं वो रियलिटी थोड़ी सैनिटाइज्ड है, बिकॉज जो मासेस हैं ये देश के, दे आर इनविजिबल नो इन मनी वेज। जो गेटोइजेशन बोलो आप, या आप जस्ट द अर्बन स्पेसेस, द वे दे आर इन एनी सिटी, एक्चुअली द पुअर आर मार्जिनलाइज्ड लिटरली एंड फिगरेटिवली। तो आपको वो दिखते ही नहीं है। जो करोड़ों लोग हैं इंडिया के, आपको लाखों दिखते, करोड़ों कहाँ दिखे? आपने नहीं दिखे। मैं बम्बई में रहता हूँ, वहाँ पे 1.5 करोड़ का पॉपुलेशन दिखता थोड़ी है, कहाँ है वो लोग? सुबह आपको कभी कभी दिखते हैं, जो दूर दराज जो होती हैं, जो इलाके हैं जहाँ पे लोग झुग्गियों में रहते हैं, वहाँ से वो चल के आते हैं स्टेशन तक 3-4 किलोमीटर। या ट्रेन में तो खैर मैं ट्रैवल करता हूँ, मुझे दिखते हैं। बाकी जो लोग एसी के मकानों में रहते हैं, उनको तो बाकी लोग दिखते भी नहीं है। सो इट इज सो easy to overlook the violence, but it exists no in this country in so many ways. राइट। तो जो लोग पावर में हैं, उनको तो anyone with a heart cannot survive in this system, or if he does for some time, either they will break him or he will give up by himself. मैं जितना जो कुछ भी मैंने सोचा था बात करने के लिए, वो सारा का सारा मेरे
मतलब बहुत डिस्टर्बिंग हो गया ये कि नाउ जो बलराज घई साहब का जो तो आपने बिल्कुल सही कहा ना कि ये तो अभी हमारे नज़दीक का मामला है, तो हमको लग रहा है, बट जिनके घर ही तबाह हो गए उनका तो कोई बोलने वाला भी नहीं उनके लिए। बात हम्म, आपकी बिल्कुल सही है। कुछ भी हो जाए, पूरी बिल्डिंग भी टूट जाए, Ballaj will never be strapped for cash. If हम्म, Kama doesn't get to perform in Mumbai ever again, he won't be on the streets. That way, we are so much more privileged. Just because some of us are popular doesn't mean that no, we should get more airtime. सिर्फ 10 साल 12 साल पहले तक डिस्टोपियन जो फ्रेमवर्क था या जो आइडियाज़ थे Hmm. वो लगते थे कि ये इट इज़ जस्ट अ क्रिएटिव रिजल्ट ऑफ अ क्रिएटिव माइंड। अभी वी हैव स्टार्टेड लिविंग इट आउट। इतना नज़दीक था ये हमें पता ही नहीं था कि डिस्टोपिया इतना नज़दीक है। अ, कैसा लगता है आपको एक रियलिटी हमारी जो लगातार अनफोल्ड होती जा रही है हमारे ऊपर? Yeah. It is. It seems like it is speeding up because of technology. पर कितने लेखक थे जो काफ़ी दूरदर्शी थे, जिन्होंने साइंस फिक्शन लिखा था आज से 10, 20, 30 साल पहले, उनको ये ऑलरेडी दिख रहा था ना। हमें अभी दिख रहा है बिकॉज़ ऑफ सोशल मीडिया वगैरह। बट आप ये समझ लो कि इंडिया में अगर इफ अ बेगर हैज़ अ स्मार्टफ़ोन, इज़ दैट नॉट डायस्टोपिया? He's in front of you on the streets, but he has a smartphone, but he doesn't have a roof over his head. तो डायस्टोपिया तो है ही। फिलिप के डिक करके बहुत पॉपुलर author the science fiction के, and amongst the many books he wrote, one of them became Blade Runner the movie, which is also a great movie. But the book on which it was based, that book was called Do Android Dream of Electric Sheep? And it's about a future where there are androids like like robots who look human like, and you can't make out the difference. And it's a post-apocalyptic world जहाँ पे because of nuclear fallout the world is almost destroyed, and the elite have moved to Mars, and the rest are left here to rot in the radiation. And in that book, he says that because of the radiation, all animals have died. So now to just keep a house cat as a pet also is a sign of upward mobility. So people will keep a robot cat which will look like a real cat, and they will try. The neighbors don't find out कि ये असली नहीं है. First scene of the novel is the couple who gets up and they are fighting with each other, and they're not fighting like we fight today. They are threatening कि अगर तुम ये करोगे तो मैं अपना ये वाला बटन दबा दूंगी, उससे मेरा एंगर और बढ़ जाएगा. So they have a bedside regulator of emotions. तो ये अभी तक हुआ नहीं है, बट जो हम करते हैं पिल्स से वो उसी डायरेक्शन में जा रहा है ना. एंड इवन द पिल्स आर कॉल्ड मूड रेगुलेटर्स. जो साइकोलॉजिकल हम्म, दवाइयाँ जो लोग रहते हैं, हाँ। साइकेट्रिक जो दवाइयाँ होती हैं, दे आर नॉट दैट स्लीक एज ही शोड इन द नॉवल, बट दैट गाय कुड सी. नो वंडर ही वेंट क्रेजी इवेंचुअली. बट सो मुझे लगता है कि अब कोई भी जिसे हम सभ्य समाज कहते हैं, वो ऑलरेडी नेचुरल वर्ल्ड से इतना दूर है कि एक सेंसिटिव आर्टिस्ट को ऑलरेडी दिखता है द परवर्जन्स नो दैट यू आर लिविंग विथ, एंड ही एक्सट्रापोलेट्स दैट इनटू द डायस्टोपिया दैट इवेंचुअली हैपेंस नो. बाकी हम नेचुरल वर्ल्ड से कितना दूर रह रहे हैं अभी, विदाउट इवन रियलाइजिंग इट. अभी बाजार में ये मसाले मिल रहे हैं, स्टोन ग्राउंड. बैक टू द फ्यूचर. बैक टू द फ्यूचर। तो डायस्टोपिया तो बहुत है इंडिया में, खास करके बिकॉज ऑफ द क्लास डिवाइड नो, एंड इट इज इंक्रीजिंग. अभी कितने गर्व की बात है कि टॉप 1% पीपल ओन 40% ऑफ द वेल्थ, एंड द डिस्पैरिटी इज वर्स देन अंडर ब्रिटिश. एंड दिस इज नंबर्स, इज देयर फॉर एनीवन टू चेक डिस्पैरिटी. आपने डिस्पैरिटी की बात की, मुझे ये ओवर द पीरियड ये लगने लगा है वही लोग ज़िंदगी एंजॉय कर सकते हैं जिनके पास ब्लैक मनी है। व्हाइट मनी आपके पास कितना भी हो, यू विल एंड अप गिविंग टू गवर्नमेंट, और वो वहाँ वहीं जा कर के अंबानी और अडानी के एनपीए में जाएगा, या उनको सस्ती ज़मीन दी जाएगी, उनको सस्ता देश दे दिया जाएगा। अब तो सस्ती भी आप नहीं है ना, अब तो ये है ना कि लीज पे दे लो. हाँ, रेलवे का लैंड ले लो, लीज हाँ। पे है अभी 99 साल. अभी महाराष्ट्र में बॉम्बे के आसपास की जगह दी गई है ना, थ्रो अवे थ्रो प्राइस, अवे थ्रो प्राइस अवे पे दी गई है, पिटन्स पे दे दी. पिटेंस पे दी गई है।
तो नंबर 1 की जो कमाई होती है, जो चेक से हाँ, पेमेंट आती है, उससे आप लाइफ एन्जॉय कर सकते हैं। आई डोंट थिंक बिल्कुल नहीं, वो मुमकिन ही नहीं बिल्कुल है। नहीं। जीएसटी इतना है कि आप नहीं कर सकते। हमारी खुद की एक लाइन है, यू यू मे गेट रिच फ्रॉम अ जॉब, यू विल नेवर गेट वेल्दी। यस, आप अमीर शायद बन जाओ, श्रीमंत आप नहीं बन पाओगे। ये 30% तो वैसे ही कट रहा है ओवर 10 lakhs, जो थोड़े भी अच्छे जॉब्स में है मैनेजमेंट लेवल पे। तो आप कट के आता है हाथ में 30%, बाकी आप जीएसटी दे रहे हो सब जगह पे। तो एसेंशियली यू इन सम वेज पेइंग एज मच और मोर टैक्स देन द फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज फॉर थर्ड वर्ल्ड सर्विसेज एंड डिटेरियोरेटिंग ह्यूमन राइट्स एंड फ्रीडम्स। तो एक चीज़ ये भी हुई है ना कि मतलब सोना महँगा लगे, चाँदी महँगी लगे, फॉरेन टूर महँगा लगे, एक बात है। लेकिन प्याज़, लहसुन महँगा लगने लगा है जब, और ये उस क्लास के लिए लगने लगा है जो कमा रहा है, जिसके पास या स्टेडी इनकम है। या उसको खाना महँगा लग रहा है। यानी कि उसकी इनकम का या जो 1 लाख का ब्रैकेट है, 1 लाख के अंदर-अंदर जो लोग कमा रहे हैं, उनको खाना भी अब महँगा लग रहा है। उनको मुझे पता चल मुझे रहा है। खुद लग रहा है, मुझे मैं टूर कर रहा हूँ इतने सालों से स्टैंड अप के लिए। तो द सेम होटल्स आई यूज्ड टू स्टे इन, ऑब्वियसली दे कॉस्ट डबल नाउ, द फ्लाइट्स कॉस्ट डबल, द फूड कॉस्ट ट्रिपल probably. यस, तो unless your income keeps pace with that growth, you will feel poor in comparison, no? मैं एग्ज़ैक्टली। बहुत बार सोचता हूँ फिर गरीब क्या ही खा रहे हैं, किसी नमक और रोटी खा रहे हैं। हाँ, सच बात ये है कि आटा महँगा लगने लगा, चावल, कच्चा आटा, कच्चा चावल महँगा लगने लगा है नॉर्मल लोगों को जो कमा रहे हैं, जिनकी या स्टेडी इनकम है। या तो गरीब क्या करते होंगे? मैं कई बार सोचता हूँ ये, क्योंकि मुझे भी काफ़ी जगह पे महँगाई इतनी लग रही है कि ऐसा लगता है कि क्या मेरी गलती है? शायद मैं कुछ ठीक नहीं कर रहा हूँ। हाँ, या हम महँगी शॉप से खरीद रहे हैं, हाँ, या ऐसा तो नहीं हम कोई डिज़ाइनर हाँ, ऑर्गेनिक वगैरह के चक्कर में तो हम नहीं हैं। हाँ, ये समझ में आता है, और हम वो लोग नहीं हैं जो अपने को गरीब कहते थे कभी भी। नहीं। मुझे कभी-कभी ये भी लगता है कि शायद जानबूझ के जो थोड़ा बहुत मध्यम वर्ग बचा है उससे बिल्कुल भस्म किया जा रहा है। क्योंकि अगर पूरा मीडिया आपके हाथ में है ना? और सीटें आप खरीद लेते हो ऐसे ही जब इलेक्शन ठीक से नहीं जाते तो फिर बचा क्या बोलने वाला कोई? जो भी सेलिब्रिटीज़ हैं उनको सब आपने चुप करवा दिया है। तो फिर बचता सिर्फ मध्यम वर्गीय आदमी जो शायद कुछ बोल पाए, क्योंकि एटलीस्ट यू हैव ए वॉइस, मे नॉट बी द बिगेस्ट वॉइस, बट आप कुछ तो आप कुछ तो आह कर सकते हो। अगर जैसे टैक्स बढ़ गया तो लोगों ने कुछ तो आवाज़ उठाई। तो वो सिर्फ, और काफ़ी उसमें से वो मध्यम वर्ग है जो इनको ही वोट करता है। तो मुझे फिर भी लग रहा है कि उनको और निचोड़ा जा रहा है कि ये जो आखिरी लोग बचे हैं जो कुछ शायद बोल पाएँ, वो भी खत्म हुए। इसमें एक समझ ये है पुनीत, कि मध्यम वर्ग ही है जो अमीरों को और पावरफुल लोगों को तकलीफ देता है, क्योंकि वो ये सोचता है, ये मध्यम वर्ग ये सोचता है ना कि कभी वो भी पावरफुल हो सकता है। वो इस चक्कर में एस्पिरेशनल क्लास जो होता है ना, वही दुख देता है उन लोगों को जो कहते, जो दुख होना नहीं चाहते आपके लिए, क्योंकि गरीब आदमी तो रिवोल्ट कर नहीं सकता है, उसको सिर्फ खाना दे दो उसी पे जिंदा रह लेगा। नहीं, हाँ, बड़े बड़े साइज का मिडिल क्लास ही जो बिलियनियर है उसको दुख देगा, क्योंकि वहाँ पर वो राइट्स की लैंग्वेज बोलने लगा है, वो यूनिवर्सिटी गया है, वो दुनिया में भी घूम रहा है, तो वो एस्पायर भी कर रहा है कि किसी दिन मेरी भी स्टोरी हो सकती है। क्योंकि उसका ख़त्म होना ज़रूरी है, मिडिल क्लास को ख़त्म किया जाना ज़रूरी है, तभी बिलियनियर भी बढ़ेंगे और गरीब तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। बढ़ेंगे। मुझे लग रहा है वो एक कॉन्शियस चॉइस है, क्योंकि अगर आप आंकड़े देखो तो मिडिल क्लास शायद ही 5% है देश का। तो उसको आप और कितना ही निचोड़ लोगे आप। अगर आप आंकड़े देखो तो आई थिंक लेस देन 10% पीपल अर्न मोर देन 10 lakhs पर एनम, और 10 लाख पे भी आप क्या खुद को मिडिल क्लास कह सकते हो? नहीं कह नॉट सकते। नॉट रियली। तो अगर आप रेंट भी दे रहे हो तो नहीं कह सकते। हाँ, तो दैट मीन्स इज लेस देन मे बी 5% और इवन लेस देन दैट ट्रूली मिडिल क्लास। और अगर उनको भी इतना निचोड़ा जा रहा है तो आई डोंट थिंक उससे कितना ही रेवेन्यू बनता होगा। ऑल्दो आपने देखा है कि लास्ट कुछ साल में इन पर्सनल इनकम टैक्स हैज सुपरसीडेड कॉर्पोरेट टैक्स, व्हिच इज शेमफुल यस। in a country like this. Is absolutely shameful with such big companies and such a burgeoning stock market. अगर इनकम टैक्स गोस ओवर, यानी ये लूट लूट है, इसका आप और कोई इसका शब्द ही नहीं है इसके लिए। और अगर अभी मध्यम वर्ग नहीं जागेगा तो फिर कुछ बचने नहीं वाला है। बॉम्बे कॉरपोरेट हब है, बहुत बड़ी तादाद में वहाँ लोग जॉब करते हैं कॉरपोरेट्स में। आपको अपने आसपास क्या होता दिखाई दे रहा है जो
अर्निंग्स हैं कॉरपोरेट्स की, जो हम्म, कॉरपोरेट से जो लोग कमा रहे हैं, वो अपनी ज़िंदगी कितनी बेहतर बना पा रहे हैं? क्या वो शादी कर पा रहे हैं? क्या वो बच्चे पैदा कर रहे हैं? या उन सब ने सोचा है कि ये मेरे लिए ही काफ़ी है, और हफ्ते में एक बार पुनीत का शो देखने भर के एक्स्ट्रा पैसे हैं मेरे पास, तो इसमें बच्चा नहीं पैदा करना है। नहीं, कॉर्पोरेट वाले तो कैसा है कि उनका लॉन्ग वीकेंड प्लान करने में ही उनका साल निकल जाता है कि इस तारीख को लॉन्ग वीकेंड पड़ रहा है, जाते हैं कहीं भी, उसकी प्लानिंग करते हैं। कहीं बीच में थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो शराब पी लेते हैं अभी। और जो उनके घर के अपने पर्सनल कलेश हैं वो तो अपने लेवल पे हैं, जो ऑफिस की पॉलिटिक्स है वो अपने लेवल पे। अभी ये सबसे उभर के कोई आदमी देखे कि देश में क्या चल रहा है, नहीं हो पाता है। दे जस्ट कांट बी बॉदर्ड। वो इतना उलझा हुआ है अपनी छोटी सी दुनिया में है कि वो कब सोचेगा, समाज छोड़िए वो अपने नेबरहुड का नहीं सोच पाता है। कुछ कुछ इलाके हैं मुंबई में जहाँ पे थोड़ा पॉश इलाके हैं, जहाँ पे लोग थोड़े प्रिविलेज हैं, पैसा है, एजुकेशन है। उन्होंने क्या करा है कि पहले से जाके बीएमसी को नोटिस दिए कि हम जो भी यहाँ के रहने वाले हैं, सबकी साइन है इस पे, हमको कंक्रीट का रास्ता नहीं चाहिए, आप मत आइए, मेहरबानी आपकी, हमको नहीं चाहिए। तो वहाँ पे नहीं बनी सड़क, बच गए वो लोग। तो बाकी जगह पे इतना कुछ है ही नहीं, ना कोऑर्डिनेशन है, ना कुछ समझ है क्या हो रहा है आपके सामने। और क्या, मिट्टी नहीं, वो सीमेंट है आपके लंग्स में जा रही है क्लियरली। तो जो राइट लीनिंग लोग हैं उन्होंने ऑलरेडी ये बोलना शुरू कर दिया, उनको व्हाट्सएप आया होगा उनको कि देखिए कैसा है कि डेवलपमेंट के लिए आपको त्याग देना पड़ेगा। बोला, क्या त्याग? बोलता अपना लाइफ ही, ताकि आपका नेक्स्ट जनरेशन है वो शंघाई में रह पाएगा। ये ऑलरेडी बात हो चुकी है, ये फैल रही है अभी बात नहीं वाली, क्योंकि पोल्यूशन दिख रहा है ना, और लोग बोल रहे हैं कि ये दिन में 4 सिगरेट पीने के बरोबर है। वो लंग्स में जम जाता है, वो जम जाता, हटता नहीं, वो हटता नहीं। हाँ। फिर जो ब्रायन जॉनसन आए थे यहाँ पे, उन्होंने भी थोड़ा बहुत फैलाया सम अवेयरनेस अबाउट पोल्यूशन। तो जो पढ़े लिखे थोड़े मध्यम वर्ग के लोग हैं, वो राइट लीनिंग, थोड़ा सोचेंगे भाई क्या हो रहा है, कि यू कैन फील इट ना, आपका गला खराब है आपका 3 महीनों से। तो फिर उनको ऐसे फौसलाया जाता है कि कोई बात नहीं, ये तो अभी, क्योंकि अभी बची ही सिर्फ जान है आपकी देने के लिए, वो भी दे ही दीजिए इनकी जीडीपी के लिए। और कैसा है कि ऑलरेडी सड़कें बहुत कम है, यानी एक एक जो शहर होता है उसका जो पॉपुलेशन एरिया, उस हिसाब से इतनी सड़कें होनी चाहिए, उतनी भी नहीं है मुंबई में। अभी जितनी है उनको खोद के रखा है, उसको कंक्रीट करेंगे तो ये तो 2-3 साल चलेगा कम से कम कार्यक्रम। और फिर मेट्रो के बहुत फेजेस बाकी हैं, और बिल्डिंगें ऐसे बन रही है जैसे कि लोग मरे जा रहे हैं फ्लैट लेने के लिए 2 करोड़ के। पता नहीं कौन ले रहा है कौन बेच रहा है, तो बन रही है बिल्डिंगें। तो ये सब मिला के जो 2 साल पहले तक ये नहीं था प्रॉब्लम, अब मुंबई का एक्यूआई काफ़ी बिगड़ चुका है। समंदर था इसलिए एक्यूआई हाँ, मैनेज हो रहा था। हाँ, तो अभी हमने इतना बिगाड़ दिया अभी, यानी रैम्पंट इट्स, यानी देयर आर नो चेक्स एंड बैलेंसेस, देयर इज नो कॉन्सिक्वेंस। आपको जो करना है करो। एक हमारे एक कॉमिक है, वो बीकेसी में रहते हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा है एक्यूआई, बहुत हाई है तो उस पॉकेट में। तो आई टोल्ड हिम कि यार ये क्या कर रहे हो तुम, घर में लगाए हो ये सब एयर प्योरीफायर वगैरह? मतलब मैंने 2-3-4 लगाए हैं, पर इतना ज़्यादा पोल्यूशन है कि जो मेड आती है घर पे, उसको मैंने कहा कि आपको चाहिए तो एक हाथ मशीन आप लेके जाओ, कि वहीं झुग्गियों में रहते हैं पास में ही। तो पता है मेड क्या बोलती है कि आप हमको मशीन तो दे दोगे, तो बिजली का बिल तो हमको ही भरना है ना। तो साफ हवा सांस में जाए या बिल भरा जाए, इसके बीच में चॉइस है। इसलिए मुद्दा नहीं बन पा रहा है, दिल्ली में भी नहीं बन पा रहा मुद्दा। जब यहाँ पे तो 1000-1200 हो गया था एक्यूआई, हाँ, उसके 1200 हो बाद गया। भी इतना टाइटली फॉट इलेक्शन था, उसमें बात ही नहीं हुई पोल्यूशन की, थोड़ी बहुत हुई यहाँ पे। वो मुद्दा नहीं बन पाया, क्योंकि जो आम जनता है, जो तादाद में वोट करती है, उनके लिए ये है ही नहीं इशू। मुझे ये लगता है कि ये कितनी बड़ी इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है कि ये कितना बड़ा लुभावना फ्रॉड है जनता के साथ, कि जनता लगातार अपनी समाज के, अपनी जाति के ठगों को वोट देती है और जीत के आते हैं। मुझे कई बार लगता है भारत की तमाम जनता को मुसलमानों की तरफ देखना चाहिए कि ये लोग बेचारे अपनी जाति और अपने धर्म के ठगों को वोट दे नहीं पा रहे हैं, क्योंकि कैंडिडेट ही नहीं होता, अरे लेकिन फिर भी सरवाइव कर रहे हैं। तो आप भी कर लेंगे। इस एक एक्सपेरिमेंट कीजिए कि जाति धर्म को छोड़ करके वोट दे दीजिए। खैर बट
पहले मुसलमानों को भी यही लगता होगा ना जब उनके कैंडिडेट आते होंगे। हाँ। अभी उनके कैंडिडेट ही नहीं होते किसी भी पार्टी में। वो मुसलमान के पास अपनी जाति धर्म के आदमी को वोट देने का ऑप्शन नहीं है, विच इज़ वेरी गुड। तो वो उसको सबसे बेनेवोलेंट या सबसे हल्के ठग को वोट देना है। ये एक्सपेरिमेंट हिंदू जनता को भी करना चाहिए कि भाई कुछ नहीं होता। अगर आपकी जाति का आदमी नहीं भी जीतेगा तो भी आप जिंदा रहोगे, लेकिन एक बार ये एक्सपेरिमेंट कर लो। पर शहरों में शायद फिर भी हो जाए, जो छोटे टाउन्स में उसमें तो आपको पता है ना कि समुदाय एक साथ डिसाइड करती है कि ये अपने गोत्र वाला बंदा इसी को वोट देना है, सरपंच बोलता है इसको देना है, या जो भी उनका लीडर होगा एक, और उनको फिर देना ही पड़ता है। इस देश में मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, जैन ये सब अपने जाति के ठगों को नहीं ढूंढ पाते हैं। उनके होते ही नहीं है, कैंडिडेट ही नहीं होते हैं, दे ही रहे हैं। और ये लोग ज्यादा बेहतर वोट देते होंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि भाई इनको अपनी जाति धर्म नहीं देखना है, तो ये इनको ये देखना है कि सबसे बेहतर कौन है, इन सब में सबसे बेहतर कौन सबसे है, लीस्ट डैमेजिंग कौन है। एग्जैक्टली। तो इस देश के बहुसंख्यक लोग भी एक बार ये एक्सपेरिमेंट करके देख लें, है ना, हो सकता है। यानी नोएडा की चैनलें बंद हो जाए फिर शायद हो पाए। उसका जो शोर है उसके अंदर आदमी सोच ही नहीं पाता होगा। मुझे लगता है आपको कितना ही समय मिलता है दिन में बैठ के सिर्फ सोचने के लिए, और उसमें इतना जो नॉइस क्रिएट होता है आपके व्हाट्सएप पे और आपके टीवी स्क्रीन पे, उसके आगे आप सोच ही नहीं पाते। जो चीज़ आप 10 बार सुनोगे आप मान ही लोगे उसको। उसके लिए भी अब मुझे ये लगता है, मैं अपने घर में भी देखती हूँ कुछ लोगों को अपने आसपास नज़दीक में, कि वो भी नफरत करते हैं नोएडा के चैनल से, लेकिन देखते हैं क्योंकि उनको भी एक आदत हो गई है उस चटखारे की, उस चाट मसाले की। वो उसके लिए देखते हैं, लेकिन वो उनके कहने, उनका विरोध करते हैं और उनके कहने पर वोट नहीं देते हैं, ना उनके कहने बताए हुए डिस्कोर्स में आगे जाते हैं। तो अगर कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि नोएडा के चैनल्स को कंज्यूम तो करेंगे, लेकिन ये मानते हुए करेंगे कि ये चोर उचक्के हैं, ये ठग हैं। तो ऐसे और लोग भी ये तय कर सकते हैं कि देख लिया आपको, लेकिन आप जो कह रहे हैं मैं बस वही नहीं करना, उसका उल्टा सही होगा। तो आपको क्या ये लगता है कि एक पॉइंट के बाद लोग इतने भी इग्नोरेंट नहीं है जनता देश की, पर उनको विपक्ष में कोई भी विकल्प नहीं दिख रहा है उनको? हाँ, ये है। अच्छा, जैसे अब विपक्ष में सबसे बड़ा दल कांग्रेस है, कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी हैं। हम लोगों की भी ये बात हुई है कि कोई आदमी जो थोड़ा शरीफ हो, हम उसको अब इस लायक मानते भी नहीं कि वो पावर में आएगा और मगरमच्छों से, घड़ियालों से के बीच में रह करके देश चला पाएगा। तो हमें भी ये लगता है कि उसकी बुराई, उसकी कमी यही है कि वो शरीफ है, वो एजुकेटेड है। यही है ना कुछ पॉलिटिक्स हुआ में। ना इसी तरह का हमारे जहन में हो गया है कि ही इज टू जेंटल, ही इज टू एजुकेटेड, ही इज टू डिसेंट टू रन द कंट्री। यानी जो लोग खुद को थोड़ा शूट मानते हैं वो शायद यही मान के नहीं देते होंगे वोट। हमें लगता है कि कोई अभी जो है उनसे ज्यादा घाघ आ जाएगा तो वो तो इट विल बी वर्स फॉर द कंट्री, क्योंकि इनके बाद जो आएगा वो ज़्यादा शातिर आदमी होगा एक तरीके से, जो इस सिस्टम से उभर के आए। क्योंकि अगर आपको देश में लोकतंत्र खत्म करना है तो पहले आप अपनी पार्टी के अंदर खत्म करोगे ना। तो आपको लगता है इस पार्टी के अंदर लोकतंत्र है? ये जो लोकतंत्र जब हम कहते हैं ना, एक अच्छा ओके पॉज करते हैं, लाइट गई है। This is like those reels तो where they do this and the camera changes to a different आप अभी तक ये सब नहीं कर रहे हो ना इंस्टाग्राम पे? करना पड़ेगा एक टाइम के बाद में। तो बात करते करते कुछ ऐसा हो गया कि हमें सब कुछ बदलना पड़ा, जगह बदलनी पड़ी, और बात ख़त्म करने के लिए बस अब हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे और कंक्लूड करेंगे अब। हाँ, यानी बिजली ही गई है, यानी ऐसा शिंदे सेना यहाँ पे नहीं आई थी ऐसे, जस्ट टू बी श्योर। यस, कोई शिंदे सेना यहाँ नहीं आई थी। तो वी वर टॉकिंग अबाउट डेमोक्रेसी व्हेन वी डिसरप्टेड। डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी परेशानी अब मुझे लगती है, इट गिव्स यू द इल्यूजन ऑफ चॉइसेस, दैट देयर आर सर्टेन चॉइसेस एंड यू आर मेकिंग योर ओन चॉइस, एंड देयरफॉर व्हाटएवर इज द आउटकम इज योर ओन चॉइस। यस, हाउ डू it's यू your own deal? fate. Yes. Yeah.
So how do we unpack this illusion and make people understand that whatever you are choosing, it is already decided, and there is no better outcome that you are going to get. ये तो आपने बहुत आगे की बात पूछ ली। लोग मतदान करें सोच समझ के, वही नहीं हो पा रहा है फिलहाल तो, क्योंकि लोग इतने इन्फ्लुएंस में वोट करते हैं, अगर करते भी हैं तो। जैसे अभी तक शराबें बट रही हैं देश में वोट के लिए, तो उसके बाद ये समझें कि किसी को भी वोट दें तो पीएनएल अंबानी का ही अच्छा हो रहा है, तो ये तो समझना मुश्किल है जनता के लिए। आपने सही बात की तरफ ध्यान दिलाया कि शराब और साड़ी या धोती लेकर के जो लोग वोट देते हैं और जीतने के बाद सोचते हैं वो कैंडिडेट ईमानदारी से करप्शन किए बिना काम करेगा। दिस इज़ रियली स्ट्रेंज। हमारे लोगों को ये नहीं समझ में आता है कि जो आपको 500 या 1000 रुपए दे रहा, आप पे खर्च कर रहा है, वो ईमानदार कैसे होगा? आपने खुद रिश्वत ली है, रिश्वत से पैदा हुआ कैंडिडेट है वो, जीता हुआ कैंडिडेट है। पर ये शायद समझना कभी भी शक्य होगा ही नहीं, क्योंकि ये देश में हम धर्म भी ऐसे ही फॉलो करते हैं कि हम चढ़ावा दे देते हैं, पैसे दे देते हैं, हवन करा लेते हैं, ट्रांजैक्शनल है। और आपको बिल्कुल ऐसे भनक भी नहीं होती कि अगर ये हम अंतर्यामी के साथ डील कर रहे हैं तो क्या इतना देने से मेरे पाप धुल जाएंगे। तो अगर आप भगवान के बारे में भी यही मानते हो, तो नेता तो फिर आपके और नज़दीक का प्राणी है। तो आपने तो बात ही ख़त्म कर दी, अब क्या बचा? तो कल्चर की बात है ना ये। और एक अनइक्वल सोसाइटी में ये होता ही रहेगा। आप you go abroad or even southern states also, you can see there's some dignity in the labor class also, and that has come from education and a few generations of it, and the culture has changed. But जब तक पावर डिस्टेंस बना रहेगा, तो ऐसा है कि जो भी नाइंसाफ़ी भी हो रही है वो भी जायज़ ही है, क्योंकि आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया एक तरीके से। देयर इज़ अ पावर डिस्टेंस नो इन दिस कल्चर, एंड इट कम्स फ्रॉम क्लास एंड कास्ट बोथ, एंड उसका इंटरसेक्शन जो है। आपने रिलीजन का ज़िक्र किया, मैं चाहती नहीं थी कि रिलीजन पे बात करें, क्योंकि हमारे सारे रिलीजन्स, जितने भी रिलीजन्स हैं, वो इसी तरह की ट्रांज़ैक्शनल सिचुएशन ऑफ़र करते हैं। अभी रमज़ान रोज़े का माहौल, तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ रही हैं, इतनी बार ये पढ़ो तो ये मिलेगा, यू नो ये हर जगह है। अभी अभी कुंभ गया है, और कुंभ में जो कुछ हुआ, जैसे जैसे त्रासदी की खबरें आ रही थी, वैसे वैसे भीड़ बढ़ रही थी। ये कौन-सा पुल है जो लोगों को वहाँ लेके जा रहा था, जब उनको पता था कि वो जगह इतनी बड़ी जगह नहीं है जो इतने बड़े समूह को सँभाल सके। एक प्रकार का मास हिस्टेरिया क्रिएट किया गया ना उसके आसपास, और कुंभ तो प्राचीन काल से चलते आ रहा है। रवीश ने कितना सही कहा कि ये एक ऐसा पर्व है जिसको एडवर्टीजमेंट की ज़रूरत है ही नहीं, फिर भी नेता किए जा रहे हैं, क्योंकि एडवर्टाइज तो उनकी है ना, कुंभ की थोड़ी है। उनको इस बहाने वापस आना है होर्डिंग पे, आपकी स्क्रीन पे। तो बहुत लोग इसलिए भी गए क्योंकि दे गॉट स्वेप्ट अप इन द यूफोरिया। जो अगर 24 घंटे आप यही दिखाओगे टीवी पे, तो आखिर लोगों को फोमो तो होगा ही कि जाना है। और जो आंकड़े बताए जा रहे हैं 50-60 करोड़, वेरी डिफिकल्ट टू बिलीव। इसके अगर आधे भी आए तो आई थिंक दे डन अ डिसेंट जॉब टू मैनेज इट एटलीस्ट। बट आपने जो कहा, वो तो जो स्टैम्पीड वगैरह हुई, वो तो आपको पता चला उतना ना, बाकी क्या हुआ आपको थोड़ी पता है, क्या हमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कौन किसका क्या हुआ असर हुआ वहाँ पे। अगर हम ऐसी भीड़ बन चुके हैं, तो मुझे लगता है कि हमारे नेता अभी भी दयालु हैं, वो हमारा इस्तेमाल वैसा नहीं कर रहे हैं जैसा वो कर सकते हैं हमारे खिलाफ। प्लान में तो होगा, अभी नहीं तो 5-10 साल के बाद में। मुझे एक ये भी लगता है, हमने पिछली बार भी बात की थी कि लोग इस सब में मानते हैं क्योंकि और कोई उनको होप दिख ही नहीं रही लाइफ में। वो क्यों इस सब चीज़ों में मानते हैं? बिकॉज उनको और कोई विकल्प दिख ही नहीं रहा लाइफ में, स्पिरिचुअली भी नहीं और वर्क वाइज भी नहीं, यानी आर्थिक जीवन में भी नहीं और उनके आध्यात्मिक जीवन में भी, और कहीं पे कुछ भी उनको होप ही नहीं दिख रही। तो शायद ये करके थोड़ी शांति मिल जाए। 24 घंटे में इंसान सोना, जगना, खाना, पीना, नहाना, इसके बाद का जो समय है,
वो रील्स में तो वैसे भी जाता है, और रील्स ने हमें एक किया है, एक समाज के तौर पे हमें, मैं ये मानती हूँ, इट इज़ अ बिग यूनिफायर। आपने भी वो रील देखी और आपने अपने पूरे इकोसिस्टम को वो रील दिखाई। और जब तक वो नहीं हुआ तब तक फोमो में हम जीते हैं और लगता है कि हमने मिस कर दिया। ये क्या एक समाज के तौर पे अब जो आज के डिजिटल दुनिया के इंसान हैं, क्या वो अपने लिए बाकी सारे एस्पिरेशंस छोड़ चुके हैं सिवाय रील्स के ज़रिए कनेक्ट होने के? मतलब पढ़ाई लिखाई या कुछ अचीव करना या कुछ एंगेजमेंट, कुछ बड़ा करना, ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा सिवाय इसके कि अब हम रील से जुड़ गए हैं। दिस इज़ द बिगेस्ट यूनिफायर। सबसे आसान तो यही है ना, समय बिताना, क्योंकि ये पैसिव है एंटरटेनमेंट। और मुझे हर बार जब ये होता है डिस्कशन सोशल मीडिया का, तो मुझे यही याद आता है, एक हमारी दोस्त ने, लेखक है, उन्होंने कहा था कि पीपल आर नॉट वीक, दे आर वनरेबल। तो जो उनकी वनरेबिलिटी है उसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है सोशल मीडिया के थ्रू। और नेता वगैरह तो यूज़ कर ही रहे हैं, बट वो एंड यूज़र एक तरीके से है। जो बना रहा है तो जकरबर्ग ही ना, और जो भी और बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, और दे हैव एम्प्लॉयड द बेस्ट साइंटिस्ट इन द फील्ड ऑफ न्यूरोलॉजी, नॉट टू हैक योर ब्रेन। तो एंटरटेनमेंट भी ऐसा है कि आप डायरेक्ट आपके ब्लड स्ट्रीम में जा रहा है, ऐसा समझ लो आप। डिज़ाइन ऐसा किया गया है कि आपका बिल्कुल, आप पलक भी ना झपके बीच में। तो इट इज़ सो थरली एंटरटेनिंग कि आप वहाँ से ध्यान हटा ही नहीं सकते। कितने लोगों को मैं जानता हूँ जो बिना फ़ोन के बाथरूम नहीं जा सकते, उनको प्रेशर नहीं आता। और आधा घंटा बीत गया कमोड पे, दिन शुरू हुआ आपका ऐसे, दिन ढला भी ऐसे, आपने देखते देखते सो गए, रील चल रही है, आप सो गए, बस ब्रश भी नहीं किया। तो आई थिंक इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू रेजिस्ट, कि बनाया ऐसा गया है। और ये सिस्टम ऐसा है जो एल्गोरिथम है, जो कॉन्स्टेंटली खुद को इम्प्रूव करते रहता है, और डेटा उसके पास पूरे दुनिया भर का है। तो आप कितना देखते हो, कब स्क्रीन को लॉक कर देते हो, कब एग्जिट करते हो, सब स्टडी किया जा रहा है। इट इज़ कॉन्स्टेंटली बीइंग रिफाइंड टू मेक इट सो अट्रैक्टिव कि आप छोड़ ही नहीं पाओगे उस स्क्रीन को। यानी जो आपकी 2 मिनट भी बच जा रही हैं फुर्सत की, वो स्क्रीन खींचने वाला है, और खींच रहा ही है। आपने देखा होगा, लोग ट्रैवल करते हुए ट्रेनों में, बसों में, भीड़ में खड़े हैं, पर ये चल रहा है क्योंकि एंटरटेनमेंट है ना, इंस्टेंट एस्केप है। यानी मैंने एक बार कहा था कि सोशल मीडिया इज़ माया ऑन स्टेरॉइड्स। ये वही दौर है। तो जैसे हमने पहले बात की साइंस फिक्शन की, डायस्टोपिया की, तो जो सबसे पॉपुलर फिल्म है मैट्रिक्स, डायस्टोपिया की, तो उसमें ऐसा दिखाया गया है कि एक रोबोट की रेस है जो हम पे रूल कर रही है, और जितने भी इंसान हैं उनको प्लग इन कर दिया है सिस्टम में, जिसमें उनको लग रहा है कि हम लाइफ जी रहे हैं, पर वो एक सपना है। तो एक तरीके से अब भी वही चल रहा है, सिर्फ वो सिस्टम इतना स्लीक नहीं है कि आपने प्लग इन किया और सब स्वप्न लोक में कन्वर्ट हो गया, पर स्क्रीन पे है। तो आप रुक रुक के वही कर रहे हो, आप माया लोक में ही जा रहे हो बीच बीच में से। और मुझे लगता है एक तरीके से तो ये दया है मोटा भाई की, कि सबको 2 GB डेटा का जो मॉर्फिन है वो दिया गया है। क्योंकि आप समझ लो, एक बार स्क्रीन बंद हो जाए और आप आसपास देखो, तो क्या दुनिया है आपकी। मैं देखता हूँ जो वॉचमैन है बिल्डिंग में, मैं ट्रेन से ट्रैवल करता हूँ, समझे लोकल में, बम्बई में और कहीं पे भी, तो जो भी लेबर क्लास के लोग चढ़ते हैं ट्रेन में, बड़ी बड़ी बोझा लेके आए, रखे हैं, पसीना भी पहुँचा नहीं, पहले स्क्रीन शुरू हो गया। क्योंकि इंस्टेंटली आप इस सराउंडिंग से बाहर निकल गए ना, और जब स्क्रीन बंद होता है तो आपके आसपास सिर्फ शोर है और बदसूरती है। वंस द स्क्रीन इज ऑफ, योर लाइफ इज सो ब्लीक। तो कितना इंस्टेंट एस्केप है इसमें, आपको चूना घिसना भी नहीं पड़ता हाथ में। सृष्टि की पूरी जो चक्र है सृष्टि का, उसमें हम सबसे कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बीइंग्स थे, बने ना, फ्रॉम द स्टेज ऑफ अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, टू बिकमिंग अ ह्यूमन। इतने कॉम्प्लेक्स बीइंग स्पीशीज बनने के बाद हम इतने सिंप्लीफाइड हो गए, खाना पीना और रील्स, कुछ और नहीं है ज़िंदगी में। बेसिक ड्राइवर्स तो वही है ना, जो जिसको हम समाज कहते हैं, वो तो 10,000 साल पुराना है सिर्फ, पर जो शरीर है वो तो मिलियंस ऑफ ईयर से चलते आ रहे हैं। तो बॉडी इज एंशिएंट, माइंड इज मॉडर्न। अगर आज हमारी व्यवस्था हमारे लिए खाने का की व्यवस्था कर दे,
और कैसे भी कपड़े, Hmm. और उसके बाद हमसे जो चाहे करा ले, हम तैयार हैं, हमें रील्स मिल जाएँ। As long as you're entertained. या एग्ज़ैक्टली डोपामाइन रिलीज़ आपका। तो एक तरीके से तो आप देखो कि ज़ॉम्बी ही ज़ॉम्बिफिकेशन हो चुका है ना लोगों का। सिर्फ़ ये है कि जैसे मूवी में दिखाता है उतना ड्रामेटिक नहीं है, पर हो चुका है। यू ऑफ़न वंडर कि जो चल रहा है आज की तारीख में सिर्फ़ देश में नहीं पूरे दुनिया में भी, व्हाई आर देयर नो रिवोल्ट्स? नो, बिकॉज़ रिवोल्ट तब होगा जब आदमी सोचेगा ना बैठ के। उसको सोचने की फुर्सत ही उससे छीन ली गई है। कब सोचेगा, कब ऑर्गेनाइज़ करेगा, कब रिवोल्ट करेगा वो? और किताब कब पढ़ेगा वो? कितना मुश्किल है किताब पढ़ना। इसको एब्ज़ॉर्ब करना बहुत मुश्किल है। क्यों? ह्यूमैनिटी कहाँ के लिए निकली थी और कहाँ ख़त्म हो रही है, कहाँ पहुँची है इस वक़्त, ये अपने आप में। और जब हम विमर्श करते हैं, एनालाइज़ करते हैं, आपस में बैठकर भी करते हैं, वी एंड अप यू नो एज़ अ कंप्लीटली डिसग्रंटल्ड, कंप्लीटली हेव हेवायर हो चुका होता हमारा। इसको सोचना तकलीफ़देह बन गया है। आई थिंक द आंसर इज़ इन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड मोर एंड मोर कंप्लीटली। तो जितना आप इतिहास में देखोगे पहले, तो लाइक वी वर डिस्कसिंग अर्लियर कि वायलेंस हैज़ बीन द नॉर्म, नॉट द एक्सेप्शन थ्रू आउट हिस्ट्री, क्योंकि तानाशाही रहे हैं। डेमोक्रेसी एक इंटरलूड सा है लास्ट 100 साल में, और वो भी वेस्टर्न कंट्रीज ने प्रोपोगेट किया है आफ्टर लूटिंग द एंटायर वर्ल्ड। तो शायद जंगल राज ही रहा है, और एक उसके ऊपर एक फसाद है बस लोकतंत्र की, और वो भी अभी गिरते जा रहा है। इवन इन सम ऑफ द बिगर कंट्रीज इन द वेस्ट इज क्रम्बलिंग, नो, बिकॉज मे बी बाय नेचर वी आर ट्राइबल, वी आर हायरकियल। तो एक तरीके से ये भी मुझे लग रहा है कि वी आर लिविंग इन सम, आई वुडंट से डिल्यूजन, बट लाइक इन अ होप दैट वाज नॉट ग्राउंडेड इन रियलिटी। भारत के परिप्रेक्ष्य में डिस्टोपिया का सवाल बहुत अलग तरह का है। आपने लीला देखी है? नेटफ्लिक्स पर एक सीरीज़ है। हाँ, मैं सुना है उसके बारे आप देखिए उसको, और तब अंदाज़ा, पता नहीं अभी भी वो है या उसको हटा लिया गया, क्योंकि में। अब लीला हम जी रहे हैं। हम्म। तो भारत में जो डिस्टोपिया है वो सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं है, वो धर्म से भी में भी इंटरफेयर, गुंधा हुआ या है। उसमें धर्म गुंधा हुआ, और धर्म अपने कल्याणकारी परोपकारी रूप में नहीं है, वो एक्सक्लूजनरी और जीनोफोबिक फॉर्म में कम है। है, बिल्कुल ठीक है कि बिल्कुल। ये जो दूसरे हैं, अदर्स हैं, और अदराइजेशन का एक प्रोसेस है, और जो अदर्स हैं उनको मार देना चाहिए, वो हम में से नहीं है। हम्म। ये हम डे इन डे आउट सड़कों पर होता देख रहे हैं। हम्म। इतना सीसीटीवी फुटेज है हम्म। जो मर्डर का है, जो हम्म। रेप का है, हम्म। जो एक दूसरे पर हमले का है। हम्म। ये अदराइजेशन हिंदुस्तानियों का आपस में, कि तुम पराए हो, तुम हम में से नहीं हो, ये अदराइजेशन हमारा डिस्टोपिया है। ये हम्म। हम बिल्कुल भारतीय डिस्टोपिया है, ओरिजिनल है ओरिजिनल है। और इसमें हम सब लोग किसी भी दिन शिकार हो सकते हैं। हाँ। कोई अपने को प्रिविलेज ना महसूस करे। हाँ, पिछले हफ्ते ही एक बहुत ही डिस्टर्बिंग न्यूज़ मैंने देखा कि मोहाली में एक साइंटिस्ट, 39 इयर्स एज, और वो काफ़ी अच्छा काम कर चुके हैं, पब्लिश्ड वर्क है उनका रिसर्च का, आईआईएससी ज्वाइन करने के सिलसिले में यहाँ आए। उन्होंने पहले कनाडा में, स्विट्जरलैंड में काम कर चुके थे, एंड ही गॉट बीटन टू डेथ बाय हिज नेबर ओवर अ पार्किंग स्पॉट। Yeah, I now I remember this news. What bigger argument to leave the country for educated person than this? अगर किसी का भी इसे ध्यान हो जाए तो ट्रेजिडी ये है, बट एक साइंटिस्ट जो लौटा है वहाँ से, रिवर्स ब्रेन ड्रेन इन अ वे, टू डाई इन दिस मैनर। एंड आई एम श्योर मोहाली में अच्छे लोकेलिटी में रहते होंगे, एक पार्किंग स्पॉट पे। तो जो आपने बात कही सीसीटीवी फुटेज वगैरह की, मुझे कभी कभी ये भी लगता है कि मीडिया का इतना सैचुरेशन है कि आज की तारीख में आपको दुनिया भर की खबरें मिल रही हैं, जिसमें से बहुत सारी डिस्टर्बिंग है, एंड योर माइंड इज नॉट एबल टू प्रोसेस दैट मच ऑफ स्टिमुलेशन इन अ डे, गुड बैड और अगली। तो ये भी होता है कि यू फील अ सेंस ऑफ डूम, बट इतिहास में भी होता रहा होगा, पर आप तक बात पहुंचती नहीं थी। आप तक बात पहुंचती थी अपने मोहल्ले की सिर्फ। राजा जीत भी गया कि नहीं वो रनर आके बताता था कि क्या हो रहा है बैटल फ्रंट पे।
तो अब ऐसा हो गया कि आंखें सब जगह पे हैं पर दिल कहीं भी नहीं है। जो बातें राजाओं की थी, हम्म, कई सौ साल पुरानी थी, हम्म, उन पर हम फिल्में बना करके उनको रिलीव कर तो रहे हम्म। हैं। कोशिश तो है हमारी कि हम मिस ना करें कुछ। वो दुख, वो वो गुस्सा, वो हम आज जीना हम्म, चाहते हैं। आज का गुस्सा हम किसी और 100 साल के बाद जिएंगे, शायद है ना? उस टाइम पे जो पॉलिटिकली बेनिफिशियल होगा, और पूरे दुनिया में ही जो भी हिस्ट्री तो जो जीतते हैं वही लिखते हैं, और जो मकाने बच जाते हैं वो भी पैलेस ही होते हैं। जो आम लोग रहते हैं वो मकान तो ढह जाते हैं हिस्ट्री में, फिजिकली भी और पन्नों पे से भी। तो उस टाइम के लोगों की क्या लाइफ थी, क्या दिनचर्या था उनकी, उन पे क्या बीती होगी, वो हमको शायद ही कुछ पता होगा। जैसे अगर आप कह रहे हो उस टाइम में जिजिया टैक्स लगता था, तो इस टाइम का जीएसटी कम है, उससे ज़्यादा ही होगा मेरे हिसाब से। तो बहुत ही कन्वीनियंट है एक तरीके से जो हिस्ट्री भी जो आपको बताई जा रही है। और आपने देखा होगा एक और, व्हाट आई एम नोटिसिंग इज कि न्यूज़ में भी ऐसा है कि जब एक खबर चल जाती है तो ऐसी और खबरें आने लगती हैं, पर हो रहा होता है पहले से। जैसे अभी कितना कन्वीनियंट है कि लव जिहाद का मामला छेड़ना है तो आप उसी न्यूज़ को हाईलाइट करोगे, जबकि ऐसे और 100 केस होंगे उसमें इंटरफेथ एंगल नहीं है तो आप नहीं दिखाते। फिर आपने देखा होगा कि 1 डेढ़ साल पहले एक न्यूज़ आया था कि एयर इंडिया की फ़्लाइट जो न्यूयॉर्क से आ रही थी, उसमें वन ऑफ द पैसेंजर्स ही यूरिनेटेड ऑन द स्टाफ एंड इट्स फेल्ट सो डिस्गस्टिंग एंड डिस्टर्बिंग। और फिर उसके बाद इमीडिएटली और न्यूज़ आने लगे, दैट मीन्स ये भी हो रहा था, बट इट वॉज जस्ट नॉट कमिंग इन द न्यूज़। एक आ गया तो फिर और रिपोर्ट होने लगे। जब हमने सोचा था आज बात करेंगे, तो हम्म, ये कुणाल कामरा वाला इंसिडेंस नहीं हुआ था तब तक। हम्म, मैंने इसी बारे में सोचा था कि हम्म, आपसे बात करेंगे। आप अभी विदेश से बाहर आए हम्म, हैं। हम्म, विदेशों में भारतीयों की छवि बड़ी ख़राब हुई है इस बीच। हम्म, क्या हुआ है? क्योंकि अभी पिछले हफ्ते की खबर है हम्म, कि एक हवाई जहाज़ के 12 में से 8 टॉयलेट्स ब्लॉक कर दिए गए। न्यूयॉर्क से इंडिया आने वाली फ़्लाइट, और 12 में से 8 1 घंटा उड़ने के बाद वो वापस गए और जा कर के ठीक किया, और पता चला कि ये किया गया है। कुछ हो रहा है, कुछ भारतीय समाज के साथ कुछ हुआ है जो समझ में नहीं आ रहा है। चाहे वो विदेश में मिसबिहेवियर की बात हो, बैंकॉक में कुछ लोग पेशाब करते हुए फ़िल्म किए गए बीच पर, और उसके लिए आउटरेज हुआ। एक इंडियन आंटी हैलोवीन में सब घरों के बाहर जो गिफ्ट बच्चों के लिए छोड़े जाते हैं, वो चुराती हुई सीसीटीवी पर पकड़ी गई, वो हुआ। कनाडा में गुज्जू और पंजाबी आपस में भिड़ गए, समर्थक और विरोधी, वो हुआ। हम्म, कुछ ऐसा है जो हमारा बिहेवियर अचानक ऐसा हो गया है। वी आर कॉजिंग सो मच ऑफ डिस्कम्फर्ट, एंड ऑल्सो लोग हमसे नफरत कर रहे हैं और उन्हें चाहते हैं हम वापस जाएं। तो जब बेड़ी में भारतीय वापस भेजे जा रहे थे, हम्म, तो लोग, बाहर के लोग उसको सेलिब्रेट कर रहे थे और उस कह रहे थे ये ठीक है, ये yeah, ह्यूमन डिग्निटी का सवाल यहाँ नहीं है क्योंकि ये इंडियंस हैं। हम्म। आप बाहर गए थे, आपको क्या लगा कि किस तरह का एम्बोल्डेंड भारतीय बिहेवियर है जो ये करवा रहा है? तो हाल ही में मैं गया था ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर में एक शो था, और मोस्ट रिसेंटली लंदन में मैं था 1 हफ्ते के लिए। और वहाँ पे मैं शो करे उनके ऑडियंस के लिए भी और अपने लोगों के लिए भी। तो खैर जो अपने शो में आते हैं वहाँ पे वो भी लोग ऐसे हैं जो अच्छे जॉब्स कर रहे हैं या यूनिवर्सिटीज़ में हैं, यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं। तो उनको देख के आपको लगता नहीं कि देयर इज़ सम फ्रिक्शन और स्ट्रगल ऑफ एनी काइंड। उनका अपना चैलेंजेस है लाइफ में, विच एनीबॉडी हु इज़ अ एक्सपर्ट विल फेस। बट बहुत कुछ जो आप बोल रहे हो ना, एक तो जो वॉयरिस्टिक टूरिस्ट है वो करता है, और बहुत लोग ऐसे भी हैं जो बिल्कुल वहाँ किसी आड़ में चले गए हैं। नौकरियां हैं नहीं, बट दे आर डूइंग ऑड जॉब्स द वे यू डू इट इन इंडिया, एंड दे नेवर सीम टू अमेलगमेट कम्प्लीटली इनटू दैट कल्चर। और वो वहाँ पे भी ऐसे रह रहे हैं जैसे आप यहाँ पे रहते होंगे, जो आप उसको गेटो कह लो या इंडियन एरिया कह लो। तो आप उनको देख लेगा कि ये तो ज़्यादा देसी है हमसे भी वहाँ रह के। तो दैट डजंट जेल विद दैट कल्चर, नाम से पार्ट ऑफ इट इज ऑल्सो रेसिज्म। यही यहाँ पे था तो आप दिखता भी नहीं था आपको। तो एक थोड़ा वो पार्ट भी है, बट आई थिंक कि जस्ट जनरल कर्टसी जो है ना बहुत मिसिंग है इंडिया में, मोस्ट बेसिक आज की कर्टसी। खबर है, एक फीमेल डिप्लोमेट ने एफआईआर कराई है, हम्म, उसको मॉलेस्ट किया गया रास्ते में जब वो
ट्रैवल कर रही थी। वो इंडिया आई है और उसके साथ मॉलेस्टेशन हो गया है हम्म। और उसने एहतियातन तस्वीर ले ली थी कैब ड्राइवर की, तो वो बंदा पकड़ा भी गया है। हम्म। आते ही उसके साथ हो गया है। हम्म। क्या क्या फीडबैक दिया जाता होगा हमारे बारे में? हमारे मर्द समाज को क्या हो गया है? और जितने भी घटनाएँ घट रही हैं उसमें 99% मर्दों का ही काम होता है। ये क्या हो गया है? हम अपने साल में 30,000 से ज़्यादा रेप रिपोर्ट हो या रहे हैं, ठीक है? और उसमें विदेशी और मॉलेस्टेशन और ये सब बातें नहीं हैं। ये एक्स्ट्रा है। बेस्ट। नहीं, मर्द समाज तो वही है सैकड़ों सालों से, सिर्फ अभी इंटरनेट आ गया, मुझे मुझे ये लगता है। रियली हाँ, मुझे लगता है यही। डिटेरियोरेशन नहीं महसूस होता आपको? नहीं, मुझे लगता है कि पहले से यही चलते आ रहा था, एंड नाउ बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया एंड इंटरनेट आप और एक्सपोज हो रहे हो इन बातों से, जो पहले आप तक नहीं पहुंचती थी। पहले आप ऐसे सोचिए कि आप आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपका कितना होता है इंटरेक्शन विद समबडी हु इज़ फ्रॉम अ डिफरेंट क्लास सेक्शन देन यू, कम ही होता होगा। महिलाओं की सुरक्षा का सवाल उस जगह खड़ा हो गया कि क्या घर वापस चले जाएँ हम? हम बाहर निकल के जो कुछ भी हमने हासिल किया था इस संविधान की वजह से, जो थोड़ी बहुत डेमोक्रेसी थी उसकी वजह से, जो वेलफेयर स्टेट था उसकी वजह से, क्योंकि हम्म। महिलाओं की पढ़ाई पे तो पेरेंट्स बहुत कम खर्च करते हैं, वो तो फ्री हम्म। एजुकेशन, सरकारी एजुकेशन। हम्म। अब क्या करें? वापस जाएँ हमारी लड़कियाँ? मुझे लगता है कहीं न कहीं तो अगर रूलिंग पार्टी रेपिस्ट को गार्लैंड पहनाती है, तो उसका एक सिग्नल तो जाता ही है। बहुत सारे लोग जो पावर में उनके ऊपर हैं केसेस, सीरियस केसेस, एंड दे कंटिन्यू टू बी इन पावर टोटली ब्रेजनली, तो दैट्स ऑल्सो एन इंडिकेशन, शायद दिस इज नॉट एम्बोल्डन पीपल कि नहीं है कॉन्सिक्वेंस ये सब करने का। और इसके अलावा मुझे ये भी लगता है कि हम जब मर्द समाज बोलते हैं तो उनको इतना कम मिला एक्सपोजर लाइफ में, that he cannot, in many ways he cannot help but be that wretched creature you see on the street. उसको शायद मौका ही नहीं मिला इससे अच्छा इंसान बनने का, एंड there's no way saying that what he's doing is correct or justified also. I'm just saying कि there is so much depravity in the country, यानी एजुकेशन के हिसाब से और इवन आर्थिक स्तर पे, कि इन्होंने कभी घर के औरतों के अलावा किसी से इंटरेक्ट किया ही नहीं है इन अ सिविलाइज मैनर, और घर पे भी औरतों के साथ कैसे बर्ताव किया जाता है आपको पता है। तो नो पॉजिटिव इंटरेक्शन विद अदर जेंडर। मैं आपसे ये बात इसलिए कर रही हूँ कि समाज में बहुत कम लोग हैं जिनसे बातें की जा सकती हैं। हमारा पॉलिटिशियन जो है वो अपने आप बहुत ऐसे केसेस में मुब्तला है, ठीक है? और उसको लेकर के किसी भी तरह की वो नहीं है, समाज में परेशानी नहीं है, नहीं, आराम ओके से। विद, हाँ। तो आप पॉलिटिशियन से ये बात कर नहीं सकते। बाकी का समाज जो बचा उसमें जो लोग सटायर कर रहे हैं दे आर आप पर बड़ी ज़िम्मेदारी आ गई। आपसे ही हम जब इस तरह की बातें कर रहे हैं तो मैं बहुत कॉन्शियस हूँ जी। कि मुझे आपसे ये बातें क्यों करनी पड़ रही हैं। बट सिंस सटायर का मतलब, पॉलिटिकल सटायरिस्ट का तो मतलब ही यही है कि यू आर इंटेलिजेंट, यू आर ब्रेव एंड यू नो द समाज के अंदर जो प्रोसेसेस हैं वो जो चल रहे हैं। ये बातें हैं और कहाँ की जा सकती हैं? पॉडकास्ट ही बचे अब तो, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया पे तो ये होना नहीं है। और जो बॉलीवुड है या और किसी, आप ऐसे बॉलीवुड का आप आर्ट फॉर्म तो कह नहीं सकते, एंटरटेनमेंट ठीक कह लीजिए, उस पे तो आई थिंक ब्लेटेंटली सेक्सिज्म इज बीइंग प्रमोटेड मोर एंड मोर। तो उस आई थिंक उस हद तक आपकी बात सही है कि इन अ वे इट इज डिटेरियोरेटिंग और इट फील्स लाइक इट, बिकॉज कहीं पे भी आपको एक डिग्निफाइड रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है औरतों का स्क्रीन पे भी। इट्स ओनली ग्लैमराइजेशन लार्जली, अगर आप देखें पर्दे पे भी। एंड बिकॉज सोशल मीडिया इज रिवॉर्डिंग दैट काइंड ऑफ बिहेवियर और नो इमेज, I think even more women are taking up to it on social media, not to get those easy views. Yes. And then that's sort of setting a very wrong standard of beauty and also a very wrong standard of behavior, of presenting yourself just as a person. Because you're that image first and a person comes much later, if at all. There is just a body. Yeah. तो आप इंस्टाग्राम पे देखिए, इवन इफ यू गो ऑन एनीबॉडीज होम पेज, तो हाफ द थिंग्स दे लुक लाइक इट्स लाइक एन ओनली फैंस पेज ऑलमोस्ट। तो आई थिंक दैट प्लेज अ रोल, बिकॉज पॉर्न तो आपने बैन कर लिया, लेकिन बैन कब तक ही चलता है? तो पूरे दिन अगर आप एक जेंडर को इसी लेंस से देखते हो,
तो then in real life also you will not behave with them as you do with the person. हिंटरलैंड जो है उससे जो कुछ रील्स आ रही हैं वो दे आर सेमाई पॉर्न ऑलरेडी, Hmm. और वो वहाँ महिलाएं ही हैं Hmm. जो कर रही हैं। Correct. Yeah. कुछ ऐसा हुआ कि हमने महिलाओं को ये बताने में ये व्यवस्था कामयाब रही कि यू आर जस्ट अ बॉडी नॉट माइंड, Yeah. और वो उस बॉडी का भी सिर्फ एक सेक्सुअलाइज्ड वर्जन, मेहनत कश बॉडी तो नहीं है ना वो वुमेन की, Yeah. है ना। वो ऐसी बॉडी नहीं है जो समाज में किसी भी तरह से सोशली एथिकली कंट्रीब्यूट करती हुई बॉडी है जो रील में है। रील की जो बॉडी है वो सेक्सुअलाइज्ड वुमेन की Yeah. बॉडी है, Yeah. और उसमें माइंड नहीं है। महिलाएं अपने दिमाग से, अपनी बुद्धि से भी जानी जाएं, अपनी बुद्धि के लिए जानी जाएं, इसका बड़ा कम स्कोप बचा है इस पूरे डिस्टोपियन मॉडल में। Yeah. पैसा वहीं है जहाँ सिर्फ बॉडी है, जहाँ सिर्फ खाल है, Yeah. स्किन है। And even the women who are successful through their own right and not through business or sports, and there's a sort of aesthetic that has taken over of being like an insta friendly image. Yeah. It could be clothing, it could be makeup वगैरह, and somewhere I feel that even the feminist movement in a way fuels it कि कुछ भी मत कहो, इनको जो करना है करने दो। एंड जो अपनी बात हो रही थी मेकअप को लेके कुछ टाइम पहले, तो sometimes I feel that people also objectify themselves also a lot, but then because they lean so towards the liberal side, they don't want to point it out. The same that happens with fat shaming, for example. There are people who clearly need help. They're morbidly obese. उनसे सांस नहीं ले जा पा रही है, तो आप उनको बोल नहीं सकते कि यू नीड टू रिड्यूस योर वेट। ये भी तो देखा गया है, यानी जी। वेस्ट में तो ज़्यादा ही, यहाँ पर भी हो ही रहा है अभी। तो आई थिंक अगर कॉन्स्टेंटली इट्स लाइक यू परफॉर्मिंग थ्रू आउट योर लाइफ फॉर द कैमरा। आपने कहा पॉइंट आउट नहीं कर सकते आप, बल्कि एनकरेज किया जा रहा है उस पूरे जो भी चीज़ चल रही है उसको एनकरेज किया जा रहा है, और उसी को लिबरलिज्म कहा जा रहा है कि अब महिलाएं पहली बार तो निकली हैं, पहली बार तो कर रही हैं, पहली बार तो अब महिलाएं भी को भी करने दिया जाए, बजाय इसके कि सबको ठीक होना होता। लेकिन अब आप बात ये कर नहीं सकते, और इसमें बहुत सारे वो लोग हैं जो मर्द नैन सुख प्राप्त कर रहे हैं उन महिलाओं से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पर लिबरलिज्म की आड़ में गेज तो वही है ना, गेज वही है, गेज सिर्फ अपने वर्ड्स अलग यूज कर लिए। हाँ। और एक झूठी शाबाशी दी जाती है उन महिलाओं को जो इस तरह की रील्स में आती हैं, वाह किया जाता है और एनकरेज किया जाता है, उसको कला या उसको आर्ट या उसको टैलेंट कह दिया जाता है। तो ये है। बहरहाल आमा का आमा बिगड़ा हुआ है, और हम पता नहीं, हम अपने यूथ को बहुत मायने खेज ऑब्जेक्टिव्स या ज़िंदगी के लिए कोई बहुत बड़ी बात तो अब हम दे नहीं सकते। AI आ गया है, बहुत सारे काम, बहुत सारे प्रोफेशंस वो कर देगा हमारे लिए। Yeah. हम ज़्यादा अवेलेबल होंगे रील्स के लिए। वी आर द प्रोडक्ट्स। वी आर द प्रोडक्ट्स। और आप ये भी देखिए कि ऐसा कोई सेगमेंट बचा नहीं लाइफ का जहाँ पे प्रॉफिटियरिंग ना हो। तो हम बोलते हैं कि रोल मॉडल्स नहीं है, पर कहाँ से उभरेंगे? एवरीबडी इज कॉम्प्रोमाइज्ड विद सम कमर्शियल इंटरेस्ट or some leverage deal is there behind all artists also. They can't speak their mind. तो आप जो भी करते हैं उसमें एक एंगल ही होता है कोई तरीके का। तो हम सोचते हैं कि जो फ्रीडम मूवमेंट में लीडर थे, उसके बाद भी आप जेपी मूवमेंट तक आप देख लो, उसके बाद में कोई नाम भी आता है आपके जहन में कि ये आदमी जो था पब्लिक स्पीयर में, मे बी पॉलिटिकल और नॉट, ही इज समवन टू लुक अप टू, नहीं है आपके पास। धन्ना सेठों ने कम्प्लीटली इसको ले लिया है। कोई शुरुआत अच्छी भी करे हाँ तो जब वो कहीं कामयाब होकर कहीं पहुंचता है तो हाँ उसको गोद ले लेते हैं, हाँ धन्ना सेठ का मॉडल। हाँ ठीक बिल्कुल। है, तो आप कहीं से भी शुरू करें, यू विल एंड अप देयर ओनली। या कुछ इस तरह हुआ है। आप क्रिकेट एक ही स्पोर्ट बचा है। स्पोर्ट्स पर्सन से लेके पॉलिटिशियन से या लेके इनोवेटर से लेके हर चीज़ को अल्टीमेटली वो पहुंचेगा उसी वैतरणी में जिसका नाम धन्ना सेठ की तिजोरी है। हाँ, और नाचना उनकी शादियों में। दैट्स द अल्टीमेट पावर मूव नो, कि मैंने नचवाया तुमको अपनी शादी में, है ना? इट्स अ स्पेक्टेकल नो, इट्स।
और आप देख लो कि कितना भी आदमी पैसा कमा ले फिर क्या करेगा, सोने की पूरियाँ तो नहीं खाने वाला है, तो उसको ये सब करना पड़ता है। और लोग पहुंच ही जाते हैं, योर बिगेस्ट स्टार्स, एक्टर्स, क्रिकेटर्स, स्पोर्ट्स पीपल आर लाइनिंग अप देयर, भाड़े के बाराती बन के गए वहाँ पे। अगर कोई बड़ा स्टार हमारा ये हम्म। कहता है हम मेरा सब कुछ भी चला जाए फिर भी मैं ये नहीं करूँगा, और उसका चला भी जाता हम्म। और वो ये नहीं करता, तो बहुत शानदार मॉडल हमारे पास होता है बहुत। एक। पर फिर ये है ना कि आप कहोगे कि लोग इनको भी भूल जाएंगे, तो आखिर किसके लिए वो करे ये? किसके लिए करें? वो अपने आप के लिए करें, ये हाँ, समझना। हाँ। आपको इसलिए मार्टर नहीं बनना है कि लोग आपकी वाहवाही करें, आपको करना है इसलिए क्योंकि और कोई विकल्प ही नहीं है आपके दिमाग में, एंड यू विल डू इट रिगार्डलेस ऑफ द रिवॉर्ड्स। असली नायक तो वही होगा ना, जो इसमें से भी कुछ रिवॉर्ड ढूंढे, तो वो फिर उसमें और सामने की पार्टी में ज़्यादा फर्क नहीं है फिर। आज की बातचीत कुछ और सोच करके प्लान करी थी, लेकिन जो हो गया फिर उसके इर्द गिर्द ही बात होती रही। दर्शकों, आपको पता है डिस्टोपिया क्या है, डिस्टोपियन मॉडल ऑफ गवर्नेंस क्या है, डिस्टोपियन सोसाइटी क्या है? हम लोगों ने कई बार ये शब्द इस्तेमाल किया है और उस पर बात की है। अगर आपने अभी इस तरफ ध्यान नहीं दिया है तो जाइए, सर्च करिए और पता करिए कि डिस्टोपिया क्या है। आपको इस पूरी बातचीत में बहुत नए मायने पता चलेंगे और एंगल मिलेंगे कि हम किस तरफ जा रहे हैं। पॉलिटिकल सटायरिस्ट या स्टैंड अप कॉमेडियन जो पॉलिटिक्स पर, समाज पर कमेंट कर रहे हैं, वो बहुत बड़ा जोखिम लेकर के कर रहे हैं। उनको जिस भी तरह से आप सपोर्ट कर सकते हैं, उनकी हिम्मत के लिए, उनकी साफगोई के लिए, उनके रीज़न के लिए और उनकी इस ज़िद के लिए कि हम नहीं झुक रहे हैं आपके सामने, उसके लिए आपको उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। अ, क्या कहा जाए चलते चलते कि वही बात कि जो जो अब समाज को, जो अब पूरे देश को जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, सबसे ज़्यादा वही रोका जा रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। और इसके पीछे यानी इट्स अ थॉट प्रोसेस बिहाइंड इट, ऐसा नहीं कि वो बस हो रहा है। नहीं, 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 इट्स थॉट अ प्रोसेस। बिल्कुल प्लानिंग है इसके पीछे। और कई बार जब ऐसे होते हैं डिस्कशन, तो हम घूम फिर के बात आती है कि लोग एजुकेटेड नहीं हैं, पैसे नहीं हैं। पर असली में एजुकेशन क्या है? इन माय माइंड, एजुकेशन इज़ द अमाउंट ऑफ रियलिटी यू कैन विथस्टैंड विदाउट गोइंग इनसेन। ओह! ये बहुत पेनफुल है। Yeah, because of course what you study in your college and all has functional vocational use. असली एजुकेशन तो ये है ना कि आप दुनिया की जितनी भी क्रूरता है वो देख पाओ, और देखने के बावजूद आप उतना क्रूर ना बनो या उसको अनदेखा ना करो। मेरे दिमाग में यही एजुकेशन, और एक तरीके से यही धर्म भी होना चाहिए, है ना। कुछ लोग वो देख देते खुद क्रूर बन जाते हैं, यहाँ तो उसको अनदेखा कर देते हैं। पर अगर आप उसे देख पाओ बिना पलक झपकते, और आप उसके रंग में ढल ना जाओ, तो आपने अपना काम कर लिया है। हर एक को कोई बड़ा हीरो बनने की या क्रांति लाने की ज़रूरत नहीं है। अगर सिर्फ वो इस पाताल लोक को देख के भी उसमें धंसता न चला जाए, तो उसने अपना काम कर लिया। उतना ही काफ़ी है, और उतना बहुत भी है। तो एक तरीके से मुझे लगता है जो जो भी हम काम कर रहे हैं, ऐसे जो आप काम कर रहे हो, वो एक तरीके से एक प्रिविलेज है कि आप ये कर पा रहे हो। बहुत लोगों को वो मौका ही नहीं मिला। दिस इंक्लूड्स जो लोग राइड कर रहे हैं रास्ते पे, जो लोग आपने कहा कि फॉरेन टूरिस्ट को मोलेस्ट कर रहे हैं। ऑफ कोर्स दे आर कल्प्रिट्स इन मैनी वेज, पर मुझे एक ये भी लगता है कि उनको लाइफ में उतने मौके नहीं मिले कि वो इससे बेहतर कर पाए। पर जिनको आपको गुनहगार मानना चाहिए वो लोग हैं जो पावर में हैं, और जो लोग उनको पावर में रख रहे हैं, क्योंकि दे आर डूइंग इट सिनिकली डिस्पाइट नोइंग ऑल द लेयर्स ऑफ रियलिटी। दे चूज टू डू व्हाट दे डूइंग। बाकी लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि शायद उनके लाइफ में ऐसे मौके नहीं आए कि दे कैन बिकम अ बेटर पर्सन देन दिस। एनीथिंग दैट यू वांट टू ऐड टू दिस? मुझे बहुत बार ये सुनने को मिलता है कि आप लोग नेगेटिव ही बात करते हो, पॉजिटिव पे भी फोकस कीजिए, सब कुछ तो बुरा नहीं है। पर मुझे लगता है कि अगर आप एक बेसिक ह्यूमन डिग्निटी की बात करो, तो देश का एवरेज इंसान उससे इतना दूर है कि जब तक आप यहाँ तक नहीं पहुँचोगे तब तक हम तो यही बात करेंगे।
जिसको आईपीएल की जीत में खुशी मनानी हो मना ले। सड़कें बन गई हैं, कुछ एक्सप्रेसवेज बन गए हैं, कुछ कुछ बन रहे हैं, कुछ कुछ मेट्रो ठेके आ गए। दिए, बड़े ठेके दिए गए हैं। इसमें खुश रहना तो रह लीजिए आप। मेट्रो भी अगर आप नंबर्स देखो मेट्रो के अराउंड द कंट्री, बहुत सारे शहरों में बिलो 40% है उसका कैपेसिटी यूसेज, उससे भी कम है कई जगहों पे। तो पर बना दिए, किसी किसी ने पैसे कमा लिए उसमें से, उसके आसपास में आ जाएंगे प्रोजेक्ट, नई नई बिल्डिंगों के बन जाएंगी, बिल्डिंग के पैसे बन जाएंगे लोगों के कुछ कुछ, पर जो तनाव है ट्रैफिक का वो तो कम हुआ नहीं। मुंबई में तो जो मेन लाइन थी वो आ भी गई वेस्टर्न एक्सप्रेस पे, पर ट्रैफिक और बढ़ गया नीचे, क्योंकि जो आदमी गाड़ी यूज़ करता है इंडिया में वो कभी वहाँ से उतर के ट्रेन में नहीं जाएगा, वो 2 घंटे सड़ के जाएगा ट्रैफिक में, पर वो आम जनता के साथ घुल मिलने का सोच भी नहीं सकता है। तो जैसे एक कहावत है ना कि डेवलप्ड कंट्री वो नहीं है जहाँ पे हर किसी के पास गाड़ी है, डेवलप्ड कंट्री वो है जहाँ पे अमीर आदमी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करता है, वो यहाँ पे कभी नहीं होने वाला है, क्योंकि एक क्लास डिवाइड भी तो है ना कास्ट के अलावा, तो वो हो नहीं रहा है। और बिसाइड्स द मेट्रो कांट रीच एवरीवेयर, आपको बस सर्विसेज चाहिए। और आप देखिए ऑलमोस्ट सिस्टमेटिकली हर मेजर शहर की बस सर्विस को ख़त्म कर दिया गया है। दे आर बीइंग स्टाउड टू डेथ दो सर्विसेज, एंड दैट इज़ व्हाट पीपल नीड द मोस्ट। कुछ लोग ऐसे भी मैंने देखे हैं कि जो 30 रुपये मेट्रो की टिकट भी उनको महंगी पड़ती है, वो बस में जाते हैं, बस की टिकट 8-10 रुपये की है। तो अगर आपकी जनता ही यहीं पे है, और आपने भी उनको जनता को डिफाइन यही किया है कि जो 50 रुपये कमा रहा है वो पॉवर्टी लाइन का ऊपर है, तो 30 रुपये महंगा नहीं हुआ फिर मेट्रो की टिकट का। मेट्रो की टिकट महंगी रखी भी जाती है, जिससे कि कहीं ऐसा ना हो वो जो बहुत गरीब, विजिबली गरीब लोग हैं, जिनके कपड़े मैले हैं, वो आ जाएं और वो एक एब्रेशन की तरह परेशान करें लोगों को, मिडिल क्लास को परेशान करें। तो वो मिडिल क्लास मुझे याद है दिल्ली में कुछ लोग खुश हुए थे जब मेट्रो के रेट्स बढ़े कि थोड़ा गरीब उस क्लास के लोग कम हो जाएंगे अब। तो ये हम ऐसे ही लोग हैं। तो अगर ये आपका पॉजिटिव है जिस पे आपको फोकस करना है तो आप कीजिए। मेट्रो की ज़रूरत थी मुंबई में 30 साल पहले, अब अगर आप लेके आ रहे हो तो आप सिर्फ लेबर को कैपिटल तक पहुंचाने के लेके आ रहे हो, कि जब इतनी हालत बिगड़ गई कि आदमी पहुंच ही नहीं पा रहा है यहाँ से वहाँ तक, तब आपको थोड़ा बहुत बनाना पड़ा है। और कुछ कुछ लाइनें तो ऐसी बनाई हैं उसका कुछ सेंस ही नहीं बनता है। तो हर एक प्रोजेक्ट में कहीं कहीं क्या क्या डील कट रही है रियल इस्टेट की, आपको तो ही पता है। तो ये बहुत सुनने को मिलता है कि आप पॉजिटिव पे फोकस बहुत लोग कर रहे हैं, ज़रूरत नहीं है, इस पे फोकस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरा एक ये सुनने को मिलता है कि व्हाट अबाउट ट्री जो है ना वो इतना पावरफुल वेपन है कि इस पे बात की उस पे बात नहीं की है, इस धर्म पे बात की उस धर्म पे भी बात करो, कहीं ना कहीं से एक इक्विवेलेंस ढूंढा जाता है। तो अभी हम जिस समाज में रहते हैं हम उसी की बात करेंगे ना। मुझे जो धर्म में मैं पला बड़ा हूँ, और जो डोमिनेंट क्लास होता है उसी पर बात होती है, क्योंकि उसी की हरकतों से या उसी के एक्शन से फ़र्क पड़ता है। जी तो जो डोमिनेंट क्लास, मुझे भी बहुत से लोग कहते हैं कि ये तो सिर्फ हिंदू विरोध, अरे भाई हिंदू विरोध नहीं कर रहे हैं, जो भी डोमिनेंट क्लास है उसका विरोध कर रहे हैं। जी और सबसे ज़रूरी बात है, सोशो इकोनॉमिक टेंडेंसीज जो हैं वो हिंदू मुसलमान सबकी एक है, एक क्लास की। या तो हम सब पे बात कर रहे हैं, उसी पे बात कर रहे हैं। हिम्मत मत छोड़िए, हिम्मत हमारी भी बनी रहे, आपकी भी बनी रहे। बिल्कुल। इस विश के साथ, इस उम्मीद के साथ, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आपने फिर बुलाया। थैंक यू सो मच।